हेलो नमस्कार साथियों। दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है मित्रों। आज जो हम वीडियो मेंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक अकाल व सूखा बढ़ता हुआ रेगिस्तान, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या क्या। तो आज के इस वीडियो में हम सूखा व अकाल का विस्तार से वर्णन करेंगे। ये सूखा वगैरह क्या होते हैं, सूखे से फिर अकाल की स्थिति उत्पन्न कैसे होती है, हमारे राजस्थान में मानसून कितना हुआ है, कितनी वर्षा हुई है, और जो जितने भी राजस्थान में अकाल आए हैं इतिहास में, उन अकालों के बारे में देखेंगे और सूखा व अकाल की हम बेसिक जानकारी लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण कि भाई मरुस्थलीकरण होता क्या है, इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। अलग अलग संगठनों ने, अलग अलग ऐतिहासिक जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई राजस्थान में जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, उसके उद्भव के बारे में क्या क्या मत है, यानी कौन क्या कह रहा है कि भाई राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार किस प्रकार हुआ, तो हम उसके उद्भव के विभिन्न मत देखेंगे। फिर हम जो है विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण देखेंगे कि भाई कितना एक तरीके से विश्व में पूरा मरुस्थलीकरण है और क्या उसमें वृद्धि हो रही है, और क्या विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि UNCCD हो गया, उसके कोप हो गए, ओवरविले वगैरह, उनके एक तरीके से मैं बताऊं उनकी परिभाषा वगैरह, उनका योगदान। नैरोबी सम्मेलन होता है 1977 में, उनमें क्या कहा जाता है। तो ये जो विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण को हम देखेंगे। फिर हम जो है मित्रों, जहां से क्वेश्चन बनेंगे हमारे एग्जाम में, यानी भारत व राजस्थान में मरुस्थलीकरण कितना है, यानी भारत में कितना मरुस्थलीकरण हुआ है 2011-13 में, क्योंकि मित्रों 2011-13 के ही हमें आंकड़े, क्योंकि ये जो मरुस्थलीकरण आप समझते हो ना, इसके आंकड़े हर वर्ष या फिर 2-3 सालों में जारी नहीं होते। क्योंकि ये बहुत कठिन है, ये सैटेलाइट वगैरह इसरो का काम होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पर बैठे बैठे सारी भूमि को नाप लेंगे कि भाई हाँ इतनी वहां पर है, इतनी वहां पर नहीं ना, ये सब कुछ सैटेलाइट से देखा जाता है ऊपर से। तो सैटेलाइट से उनका आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए, उनका डिकोड करने के लिए समय लगता है। तो यहाँ पर जो है 2011-13 का आंकड़े और 2003-5 के जो है आंकड़े हमारे इसरो के द्वारा प्रकाशित किए गए उनके रिपोर्ट में। तो हम उन आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर भारत व राजस्थान में कितना मरुस्थलीकरण हुआ है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, और यहीं से मित्रों क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि और कोई भी हमारे पास डाटा नहीं, और हमारे पास ICAR के डाटा है, ठीक है, उसके इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके हमारे पास डाटा है। तो उनके डाटा का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि भाई राजस्थान में कितना कुछ हमारे मरुस्थलीकरण देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मित्रों आप कह रहे हैं कि ये जो सूखा संभाव्य कार्यक्रम वगैरह ये हम कब पढ़ेंगे, तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि वो टॉपिक उससे अलग हो जाता है। क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है ना, इसमें हम बेसिक जानकारी लेंगे कितना कुछ मरुस्थलीकरण वगैरह, और क्वेश्चन यहीं से भी बनेंगे और योजना से बनेंगे, यानी कार्यक्रम वगैरह जो केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा, और जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा प्रयास किए जाते हैं, तो उनका हम अलग से देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मित्रों वीडियो मेंस के हम सारे टॉपिक करवाएंगे जो इकोनॉमिक्स वगैरह से रिलेटेड, या फिर ऐसे टॉपिक जो आपको कतई अन्य जगहों पर नहीं मिलता है, तो हम उन टॉपिक का विस्तार से पढ़ेंगे। और अगर आपको क्लासेज वीडियोस पसंद आती है मित्रों, तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, आप जितने भी ग्रुप्स में जुड़े वहां पर लोगों को बताइए कि वीडियो मेंस के लिए अच्छा कंटेंट आपको दादू क्लासेज जो चैनल है यूट्यूब चैनल वो प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसको आप शेयर कीजिए हमारे चैनल को। फिर आपको मित्रों जो PPT है अगर आपको चाहिए, तो आप जो है हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है दादू क्लासेज, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हो, जिसकी जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अटैच की हुई है, तो वहां से आप हमसे सीधा जुड़ सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी हम अपडेट वगैरह देते रहते हैं। ठीक है मित्रों, क्लास को शुरू करते। और हाँ, मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप जो है हमारी क्लासेज को, वीडियोज को पसंद कर रहे हो, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आपका कोटि कोटि आभार मित्रों। और ऐसे ही आप प्यार बनाए रहे, और हम दादू क्लासेज चैनल को एक तरीके से अच्छा चैनल बनाएंगे। राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उनके रिलेटेड जितनी भी सामग्री होती है वो आपको दादू क्लासेज हमेशा प्रोवाइड करता रहेगा, बेस्ट कंटेंट। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते देखिए। आइए अब हम मित्रों हमारी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सूखा क्या होता है। तो सूखा किसी क्षेत्र में लंबी अवधि तक या तो वर्षा का ना होना, या फिर कम वर्षा होना, या फिर वर्षा की तुलना में अत्यधिक वाष्पीकरण होना। ठीक है, वर्षा कम होना, वर्षा का ना होना, या फिर वर्षा की तुलना में अत्यधिक वाष्पीकरण होना, यानी जितनी वर्षा नहीं हो रही है उससे ज्यादा हमारा वाष्पीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार ये क्या कहा जाता है, ये इसको सूखा कहा जाता है। भारत सरकार के सिंचाई आयोग ने 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों को शुष्क क्षेत्र माना है। ठीक है ना।
जो सिंचाई आयोग है ये कहता है कि जिस क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी उसको हम क्या कहेंगे, सूखा क्षेत्र मानेंगे। फिर मौसम विभाग आता है और ये कहता है कि नहीं, जब किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75% वर्षा कम होती है, यानी मान लीजिए भाई सामान्य वर्षा हमारी 100 सेंटीमीटर है, अब 100 सेंटीमीटर में 75% कितना होता, हमारा 75 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होता है 25 बचता है। तो अगर आप सामान्य वर्षा से 75% तक की वर्षा होती है, यानी 75% वर्षा कम होती है, यानी 25% तक की वर्षा होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहेंगे। यानी मौसम विभाग के अनुसार जब किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75% वर्षा कम होती है, यानी 25% से नीचे होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सूखाग्रस्त क्षेत्र मानेंगे। अगला हमारा मित्रों कृषि सूखा। कृषि सूखा क्या होता है, देखिए कृषि सूखा की मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं आर्द्रता सूखा। क्या कहते हैं इसको, आर्द्रता सूखा। यानी जिस क्षेत्र में कुल बोए गए क्षेत्र में 30% से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है, यानी कुल मान लिया हमने 100% क्षेत्र बो दिया, अब 100% क्षेत्र के 30% से कम क्षेत्र में हमें सिंचाई होती है, 30% से कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है, 70% में तो सिंचाई नहीं हो रही है, तो ये क्या माना जाएगा, ये कृषि सूखा माना जाएगा। यानी इसे आर्द्रता सूखा के नाम से जाना जाता है। और जिस क्षेत्र में 30% से कम कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है, कुल बोए गए क्षेत्र 100 है, तो उसके 30% से कम यानी 70% से, मतलब जो 70% क्षेत्र पर सिंचाई नहीं होगी और 30% से कम क्षेत्र में यहाँ पर सिंचाई हो रही है, तो उसे हम कृषि सूखा क्षेत्र मानेंगे। ठीक है। अगला हमारे मित्रों पारिस्थितिकी सूखा। पारिस्थितिकी सूखा की मैं बात करूं तो इससे क्या प्रभावित होता है, इससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र इससे प्रभावित होता है। यानी आप जानते हैं कि भाई वर्षा से हम सभी जो प्राणी हैं, हम जीव जंतु पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो अगर मान लीजिए वर्षा नहीं होगी तो पेड़ पौधे वगैरह ये नहीं उगेंगे, तो इससे हम प्रभावित होंगे, हमसे अन्य जीव प्रभावित होंगे। तो ये क्या होता है कि जो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसके जैविक घटक जो है आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जिस प्रकार जो वर्षा की वजह से, वर्षा की कमी की वजह से यहाँ पर एक क्षेत्र में निम्नीकरण आ जाने की वजह से अन्य क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। इस प्रकार हमारा जो है ये खाद्य श्रृंखला, खाद्य आहार जाल और इससे ऊपर पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी सूखा कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सूखा क्षेत्र। सूखा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या, जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी राजस्थान का अरावली के पूरा का पूरा पश्चिमी भाग, जिसमें 13 जिला आते हैं, 13 में से एक जिला हमारा सिरोही छोड़ दो, और 12 जिलों में मान लीजिए वहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसको हम क्या कहेंगे, सूखा क्षेत्र कहेंगे। लेकिन अन्य एक भी शर्त है कि वहां पर विचलनशीलता 25% से अधिक होनी चाहिए। यानी विचलनशीलता यानी वर्षा की विचलनशीलता यानी ब्रेक जो होता है ना मानसून में, जैसे कि एक दिन वर्षा आ गई, फिर 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं आई, एक दिन वर्षा आ गई 10 दिन नहीं, फिर 2 दिन वर्षा आ गई, फिर 5 दिन नहीं आई, तो ये ब्रेक जो होता है ना बीच में, इसको हम कहते हैं विचलनशीलता। तो ये आपकी जो विचलनशीलता है ना, ये 25% से अधिक होती है और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसको तो हम कहेंगे सूखा क्षेत्र। ठीक है। अब अगला हमारा मित्रों सूखाग्रस्त क्षेत्र। सूखा क्षेत्र हमने देखा कि वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है और वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक है। अब हम देखते हैं हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्र ये क्या होता है। तो ये होता है कि जहां पर औसत वर्षा होगी, यहाँ पर मित्रों सामान्य वर्षा नहीं होगी, औसत वार्षिक वर्षा होगी। क्या होगी, औसत वार्षिक वर्षा अगर आपकी 75 सेंटीमीटर से कम है और वर्षा की विचलनशीलता आपकी सामान्यतः 25% रहती है मित्रों, उसको हम कहेंगे सूखाग्रस्त क्षेत्र। यानी हमारा संपूर्ण का संपूर्ण राजस्थान, सूखा क्षेत्र में तो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र था, लेकिन औसत वार्षिक वर्षा आपको पता है कि राजस्थान की कितनी है, 57 या फिर 58 है, मतलब 57.51 वगैरह समथिंग है। तो ये हमारी औसत वार्षिक वर्षा है। अगर उससे मतलब औसत वार्षिक वर्षा अगर आपकी 75 सेंटीमीटर से कम है तो फिर आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो इस प्रकार हमारा संपूर्ण राजस्थान सूखाग्रस्त क्षेत्र में आ गया मित्रों। ठीक है ना, औसत वार्षिक वर्षा यहाँ की 75 सेंटीमीटर से कम है और वर्षा की विचलनशीलता 25% है, उसको हम सूखाग्रस्त कहेंगे। और अगर आपकी वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक रहती है, उसको हम कहेंगे सूखा क्षेत्र। आगे बढ़े, आगे देखें। प्राकृतिक आपदा, सूखे से सबसे बड़ा संकट अकाल के रूप में उपस्थित होता है।
सूखे का सबसे बड़ा संकट यानी 3, 4, 5, 6 साल वर्षा ही नहीं हो रही, उसको हम अकाल के रूप में उपस्थित होगा। जल की उपलब्धता जितनी कम होती है, अकाल उतना ही विकराल रूप धारण करेगा। यानी जितने आपकी वर्षा कम होगी, अनाज पैदा नहीं होगा, चारे की उपलब्धता नहीं होगी, पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो क्या होगा? अकाल होगा। सूखे के कारण अकाल के 3 रूप स्पष्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रथम, यदि वर्षा इतनी कम हुई है कि फसलें बर्बाद हो गई हैं, यदि वर्षा इतनी कम हुई है कि फसलें बर्बाद हो गई हैं, वह अन्न का उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पा रहा, तो वह अन्न का अकाल कहा जाता है। यानी चारा तो हो गया, ठीक है, चारा तो उत्पन्न हो गया, वहां से पेड़ हमारे पालतू जीव गाय भैंस बकरी वगैरह खा लेंगे, लेकिन फसल जो है ये बर्बाद होगी, क्योंकि उनको सिंचाई अधिक नहीं मिली, पानी उनको अधिक नहीं मिला। इसके कारण जो है अन्न का अकाल उत्पन्न हो गया, अन्न का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ। अगला हमारा द्वितीय, यदि वर्षा इतनी कम हुई है कि न तो अन्न पर्याप्त मात्रा में हुआ और न ही जो है हमारा पर्याप्त चारा हुआ, यानी इतनी कम वर्षा हुई कि वहां पर अन्न भी पैदा नहीं हुआ और साथ में जो चारा है वो उगना चाहिए। थोड़ी वर्षा तो चारा तो उग जाता है ना, लेकिन इतनी वर्षा कम होगी वहां पर चारा भी नहीं होगा, तो इस प्रकार पशु भी बेचारे भूखे मर गए और मनुष्य भी भूखे मर गए। तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम द्विकाल कहेंगे, ठीक है ना, अन्न व चारे का अकाल, दोनों का अकाल। फिर आता मित्र तृतीय, यानी यदि वर्षा इतनी कम हुई है कि न तो अन्न उपजा, न ही चारा और न ही पीने के लिए पानी, क्योंकि द्वितीय में तो हम थोड़े बहुत पानी की व्यवस्था इधर से उधर कर ली थी, बस खाने और पशुओं के खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, और प्रथम में तो केवल अन्न के खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई, पानी वगैरह की व्यवस्था हो गई थी, चारे की भी व्यवस्था हो गई थी। अब तीसरे में क्या हो रहा है कि भाई अन्न का भी नहीं हुआ, नहीं चारे का हुआ, नहीं हमारे पीने के लिए पानी का पर्याप्त मात्रा में प्रबंध हुआ, तो इसको हम कहेंगे त्रिकाल, ठीक है। अकाल के प्रकार कौन कौन से? अन्न अकाल जिसमें कृषि उपज नहीं होती है, जल अकाल जिस अकाल में पानी का अभाव पाया जाता है, और त्रिकाल इस अकाल में जल अन्न व चारे तीनों का अभाव होता है। राजस्थान में अकाल के प्रमुख कारण कौन कौन से? प्राकृतिक कारण, यहाँ की शुष्क जलवायु जानते हैं, उच्च तापमान आपको पता है, अपर्याप्त वर्षा, वनों का अभाव, कितना वन है आप जानते हैं 9.57%, ये नियत वाहिनी नदियों का अभाव, ऐसी कौन सी कितनी कम हमारे राजस्थान में ऐसी कौन सी नदियां जो नियत वाहिनी में बारह मासी होती है, 12 महीने उनमें पानी होता है, चंबल वगैरह इनको छोड़ दे तो वो रही नहीं नदियां, कम से कम 10-15 नदियां तो ऐसी होनी चाहिए ना जहाँ पर नियत वाहिनी होनी चाहिए कि भाई वहाँ पर वर्षा हो या ना हो वहाँ पर पानी उपलब्ध रहेगा। तो ऐसे हमारे राजस्थान में बहुत कम नदियां हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर नियत वाहिनी नदियों के अभाव की वजह से भी पानी की जो है व्यवस्था नहीं हो पाती इतनी। बालू का स्तूपों में वृद्धि, तो ये हमारे कितने कारण थे? 6 कारण प्राकृतिक कारण आते हैं। सामाजिक कारण कौन कौन से? सामाजिक कारण जो हम लोग करते हैं, मनुष्य करते हैं, एक तो हम वनों का विध्वंस करते हैं, वन वगैरह काटते रहते हैं, हम बहुत सारे पशु जो हैं वो चराते हैं इधर से उधर पता नहीं कितने अनियंत्रित पशु चारण होता है, कोई हमारा फिक्स चारागाह नहीं होता, उधर से उधर हम कहीं पर भी ले जाते हैं पशुओं को। अति पशुचारण, एक तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पशुचारण होता है क्योंकि यहाँ राजस्थान में भेड़ बकरियां वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में। जल एवं प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण विद्वान, यानी जो हमारा भूमिगत जल है उनका भी हम बहुत ज्यादा विद्वान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है कि हम जल और प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण विद्वान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 4 जो है सामाजिक कारण आते हैं। फिर हमारा आर्थिक कारण, यानी आर्थिक विकास की कमी, आधारभूत संरचनात्मक ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, सिंचाई सुविधा, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि की सुविधाओं की कमी, उद्योगों का अभाव, बेरोजगारी एवं कृषकों की कम आमदनी, चारागाहों की कमी। तो ये हमारे आर्थिक कारण थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको याद कर लें, वैसे ऐसे एग्जाम नहीं आते, ऐसे आते तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि राज्य के प्रमुख अकाल कौन कौन से। 40 अकाल कब आया था? 1783 में, ठीक है। और 1783 ईस्वी में से अकाल सहसा बदू से 1842 और 43 में आया था, और 56 अकाल 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य आया था, यानी हमारा 1956 विक्रम संवत में आया था। इसके कारण इसको 56 अकाल कहा जाता, बहुत ही विकराल रूप था इसका। राजस्थान में कृषिगत वर्ष 1987-88 जून का अकाल ये सबसे ज्यादा भयावह किस्म का था। इसने राजस्थान के लगभग 27 जिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। फिर हमारा है वर्ष 1999-2000 का अकाल, यानी ये भी काफी विकराल था और इसमें 26 जिले यहाँ पर प्रभावित हुए थे। फिर हमारा आता है मित्रों मैक्रोडोट, ये 2002 व 3 का सूखा व भीषण अकाल था, जो राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। किसका? मैक्रोडोट का। तो ये जो है इस अकाल से 32 जिलों के 40,990 गांव जो प्रभावित हुए थे, और राज्य की 4.48 करोड़ जनसंख्या अकाल की गिरफ्त में आ गई थी। तो उस समय आपको पता है कि 32 हमारे जिले थे,
किस समय 2002-3 में, क्योंकि हमारा जो लास्ट में 2008 में बनता है फिर प्रतापगढ़, तो 32 जिलों में ये प्रभावित हुआ था। कौन सा? ये मैक्रोडॉट ने इसे अपना प्रभाव दिखाया था। किस जिलों में? 32 जिलों में 40,990 गांव इससे प्रभावित हुए थे। तो मैक्रोडॉट 2002-3 वर्ष 1999-2000 का काल काफी विकराल व भीषण था। प्रभावित 26 जिले। 1987-88 का काल में हमारे 27 जिले प्रभावित। छपन काल 1899 और अकाल सहसा बदूसा 42-43 और 40 अकाल 1783। अब मित्रों ऐसे कौन से वर्ष थे जहां पर अकाल नहीं आए थे? वैसे तो हमारे राजस्थान में हर एक वर्ष में हमें अकाल देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे वर्ष जहां पर जो है वर्षा है ना सामान्य से बहुत ही अधिक हुई। ठीक है, ऐसे कौन कौन से थे? तो एक हमारा 58-59 यानी 1958 और 59 ये माना जाता है, और दूसरा शायद माना जाता है हमारा 73-74 यानी ये कृषिगत वर्ष होता है ना, जुलाई से शुरू होकर के जून तक चलते हैं। तो 58 से 59, 1958 से 59, और हमारा एक 73-74, फिर हमारा 74-75, फिर हमारा 75-76, ये 3 वर्षों में कम मतलब अकाल आया ही नहीं था। और फिर हमारा शायद 90-91 का, और फिर हमारा 94-95। तो ये 4-5 ऐसे वर्ष हैं स्वतंत्रता के बाद जब यहाँ पर अकाल की स्थिति हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा तो आपको याद भी नहीं रखना। वैसे अगर रखना चाहते तो याद रख लीजिए 58-59, 73-74, 75-76, 77-78 3 वर्ष ये, और फिर हमारा 90-91 चौथा, और फिर हमारा मतलब ये 5 हो गए ना, 3 वो हो गए और एक ये चौथा, और फिर हमारा 5 हमारा 90-91 का, और छठा हमारा 94-95 का। ठीक है, तो ये जो ऐसे 5 वर्ष थे जहां पर हमें अकाल की स्थिति राजस्थान में देखने को नहीं मिलती है। फिर हम मित्रों देखिए मानसून कितना हमारे राजस्थान में पिछले साल मानसून यानी 2020-21 के जो कृषिगत वर्ष है उसमें हमारा राजस्थान में कितना मानसून हुआ। देखिए कि राज्य में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि कितनी है? 15 जून आप जानते हैं, जबकि इस वर्ष जो है राज्य में मानसून 3 दिन की देरी से पहुंचा, यानी 15-3-18 जून को यहाँ पर राजस्थान पहुंचा था, और यह प्रारंभ होकर के जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह तक जो है संपूर्ण राज्य में यह सक्रिय हो गया था। राज्य में जो है 1 जून से 30 सितंबर 2021 तक की समय अवधि में वास्तविक वर्षा कितनी हुई मित्रों? यानी मानसून का वर्ष, यहाँ पर संपूर्ण वर्ष की वर्षा नहीं देखी जा रही, यहाँ पर केवल मानसून देखा जा रहा है। तो कितनी हुई थी? 48 सेंटीमीटर हुई थी, यानी 485.40 मिलीमीटर जो है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक दर्ज की गई थी। और जो कि सामान्य वर्षा कितनी थी? 414.50 मिलीमीटर, यानी 41 सेंटीमीटर को यहाँ पर सामान्य वर्षा माना जाता है। और पिछले साल जो वर्षा हुई थी मानसून में वो हुई थी हमारी 48 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये जो कितनी अधिक है, तो 17.10% अधिक है। किससे? सामान्य वर्षा से। कब? 2021 में, यानी 1 जून से लेकर के 30 सितंबर 2021 में जो वर्षा हुई थी 48 सेंटीमीटर मतलब 48.5 सेंटीमीटर, वो हमारे सामान्य वर्षा 41.4 सेंटीमीटर से कितनी अधिक है? तो हमारी 17.10% अधिक है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में पूरे मानसून सत्र 2021 में असामान्य यानी इससे कम हुई। असामान्य मतलब एक तरीके से अच्छी तरीके से वर्षा नहीं हुई। वर्षा की जो विचलनशीलता थी वो अधिक थी। वर्षा तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन जो है असामान्य तरीके से हुई। वहां पर जो है बीच में जो देरी वगैरह वो अधिक थी। तो असामान्य, सामान्य से अधिक, ठीक है, और सामान्य वर्षा हुई। यानी राजस्थान के अधिकांश जिलों में या तो हमें वर्षा अधिक देखने को मिली, या फिर सामान्य वर्षा से अधिक देखने को मिली, या फिर हमें जो है एक तरीके से मैं बात करूँ सामान्य वर्षा ही देखने को मिली। तो ये राजस्थान के पूरे जिलों में चला था। लेकिन हमारे गंगानगर और सिरोही जिलों को अगर छोड़ दे तो ये हमें देखने को मिलेगा पैटर्न, यानी असामान्य, सामान्य से अधिक और सामान्य वर्षा। लेकिन गंगानगर व सिरोही जिलों में वर्षा जो है सामान्य से कम हुई है, यानी 41.4 सेंटीमीटर है, यानी 414.50 मिलीमीटर है। उससे यहाँ पर राजस्थान में जो गंगानगर और जो सिरोही जिला वहां पर वर्षा कम हुई थी। ये मानसून के बारे में आपको याद रखना है कि एक तो हमारा 485.40 मिलीमीटर वर्षा हुई, 17.10% अधिक हुई सामान्य वर्षा से, और गंगानगर व सिरोही में सामान्य से कम वर्षा हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला मित्रों की सूखा संकट के समय प्रबंधन के दायित्व, यानी जब सूखा संकट आता हमारे तो उस समय प्रबंधन कौन करता है इसका? तो देखिए 2 स्तरों पर होता है। एक तो हमारा सरकारी व सामाजिक स्तर पर, यानी एक तो हमारा सरकार और समाज देखेगा, और दूसरा हमारा व्यक्तिगत स्तर पर, यानी हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं। तो 2 स्तरों पर इसका प्रबंधन किया जाता है। यानी क्षेत्र में जल की उपलब्धता कैसे विकसित की जा सकती है, यह समाज के प्रयासों पर निर्भर रहता है। क्योंकि एक व्यक्ति कितना सा जल इकट्ठा कर लेगा, लेकिन वहीं अगर पूरा समाज मिलकर करे, पूरा देश मिलकर करे, तो कितना कुछ हम कर सकते हैं इस क्षेत्र, इस संकट को दूर करने के में। तो इसके लिए जो है गांव-गांव में जल संग्रहण क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। गांवों में, शहरों में जो परंपरागत जल संचय क्षेत्र बनाए गए हैं
उनकी उपयोगिता बढ़ानी चाहिए। हमने बना दिए नाली तालाब वगैरह एनीकट छोटे छोटे बना दिए, अब उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही है तो फिर क्या करें। तो हमें जो है उस क्षेत्र में जो जल संचय बनाई गई है उनकी उपयोगिता बढ़ानी चाहिए, उनको लोगों को बताना चाहिए कि आप इसका किस प्रकार जो सदुपयोग कर सकते हो, तो लोगों को ये इसके संबंध में जागरूक करना चाहिए। गाँव में जो है भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए ढाल के अनुसार छोटे छोटे एनीकट बनवाए जाने चाहिए, यानी जो है जहाँ पर भी ढाल आपको दिखाई देती है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर जो है पानी इकट्ठा हो सकता है, तो वहाँ पर आप एनीकट बनाए छोटे छोटे। लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति का विकास किया जाना चाहिए कि वे जल संचयी क्षेत्रों को बनाने में सरकार को सहयोग देवे, श्रमदान जैसे परंपराओं को पुनः स्थापित करे। अकाल की विभीषिका को कम करने के लिए भूमिगत जो जल है बहुत ही बड़ी सहायता कर सकता है। अंत भूजल भंडारों की खोज के लिए सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग उपग्रह मानचित्रण तथा भौगोलिक सूचना तंत्र जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। जो भूजल भंडार है वो हमें देखना चाहिए कि वो किस किस जगह पर हैं, कहाँ कहाँ पर जो है अत्यधिक हैं, तो वहाँ पर हमें उनकी खोज करनी चाहिए। हम इसके लिए सुदूर संवेदन, उपग्रह मानचित्रण और भौगोलिक सूचना तंत्र ऐसी तकनीकों का सहयोग ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई दीर्घकालिक प्रबंधन के रूप में आप नदियों को जोड़ने जैसे भागीरथी कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक है। आप जानते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना लागू भी हो चुकी है। इसके दो तरफा लाभ होंगे, एक तो जिन क्षेत्रों में वर्षा जल की उपलब्धता ज्यादा होगी, वे नदियों में बाढ़ आती रहती है, वहां पर इस समस्या का हल होगा, यानी बाढ़ वगैरह समस्या का हल होगा। और दूसरा ये अतिरिक्त जल उन क्षेत्रों में उपयोगी होगा जहां वर्षा के भूमिगत जल बहुत ही कम उपलब्ध है, यानी एक तो जहां पर ज्यादा वर्षा हो रही है तो उस क्षेत्र में जो बाढ़ वगैरह आ रही है उससे हम छुटकारा पा लेंगे, और जिस क्षेत्र में जो है पानी की उपलब्धता कम है तो उस क्षेत्र में हम पानी की उपलब्धता को बढ़ा देंगे, वहां पर पानी पहुंचा करके नहरों के माध्यम से। तो भूपृष्ठ क्षेत्र भी, भूपृष्ठ जो जल है यानी जो हमारा भूपृष्ठ जल है उससे हमारा क्या बढ़ेगा, भूमिगत जल बढ़ेगा। तो भूपृष्ठ जल के इस तरह के उचित उपयोग से भूमिगत जल स्तर भी बढ़ेगा। यह बढ़ा हुआ जल स्तर अप्रत्यक्ष रूप से कालांतर में हरियाली को विकसित करने में क्या करेगा, सहयोगी होगा। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तियों में जो है शिक्षा का प्रसार हो, व्यक्ति जल के महत्व को समझे, नागरिक अपने घरों में जल संग्रहण के लिए टांका बनवाए और पक्के टांके बनवाए। पक्के टांके जो है वर्षा जल का जो है वर्ष भर उपयोग करने के लिए उपयोगी होंगे, और कच्चे टांके हमारे भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए उपयोगी होंगे। अन्न उत्पादन के लिए फसलों के बीजों का चयन कीजिए कि किस जो है बीज को यहाँ पर कम जल व कम समय में भी हम जो है उससे अत्यधिक उत्पादन ले सकते हैं, तो ऐसे हमें बीजों का चयन करना चाहिए। तो ये हमारे थे सूखा संकट के समय प्रबंधन के दायित्व है। अब हम देखते हैं मित्रों कि हमारे मरुस्थलीकरण, और मैं आपको बता दूं कि सूखा के लिए जो भी इसको दूर करने के लिए, सूखा व अकाल के लिए जो योजना वगैरह कार्यक्रम चलेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें चर्चा की केवल सूखे के बारे में, फिर हमने अकाल को देखा, फिर हमने इसका दायित्व को देखा। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं मरुस्थलीकरण जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है क्या। देखिए मित्रों, अब हम जो है मरुस्थलीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मरुस्थलीकरण होता क्या है, तो उपजाऊ एवं अमरुस्थलीय भूमि का क्रमिक रूप से शुष्क प्रदेश अथवा मरुस्थल में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया ही मरुस्थलीकरण कहलाती है। यानी जो भी भूमि उपजाऊ होती है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, फिर वो क्रमिक रूप से अमरुस्थलीय भूमि में, जहाँ बंजर भूमि वगैरह उसमें अनुपजाऊ भूमि में अगर वो परिवर्तित हो जाती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, मरुस्थलीकरण कहेंगे। मरुस्थलीकरण एक प्राकृतिक परिघटना है जो जलवायु परिवर्तन या दोषपूर्ण भूमि उपयोग के कारण होती है। यानी जो ये मरुस्थलीकरण ये प्राकृतिक परिघटना है, और ये मित्रों जलवायु परिवर्तन यानी हमारा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इनसे जो है वहाँ पर वनस्पति वगैरह ह्रास होता है, वर्षा वगैरह कम होती है, जिनकी वजह से जो है पारितंत्र वगैरह प्रभावित होते हैं। तो ये हमारे जलवायु परिवर्तन और दोषपूर्ण भूमि उपयोग, यानी मनुष्य जो है अपने आवास के लिए, अपने जो है उपयोग के लिए पेड़ पौधों को काट देता है, मृदा वगैरह इनका कटाव होता है, पेड़ पौधे काटने की वजह से जो है वहाँ की जो मृदा होता है उसका क्षरण हो जाता है। तो इस प्रकार दोषपूर्ण भूमि उपयोग और हमारा जलवायु परिवर्तन, इनके कारण जो है मरुस्थलीकरण होता है। ये एक क्रमबद्ध परिघटना है जिसमें मानव के द्वारा भूमि उपयोग पर दबाव के परिवर्तन होने से पारितंत्र का अवनयन होता है। यानी भूमि उपयोग पर दबाव जो होता है मानव के द्वारा, जो उसके वजह से यहाँ पर हमें मरुस्थलीकरण जैसी जो है परिघटना देखने को मिलती है। मैन के अनुसार एक भूगोलवेत्ता ये कहते हैं कि भाई जो मरुस्थलीकरण है वो हमारा जलवायु, मृदीय और हमारा जैविक कारकों की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। किसकी वजह से? जलवायु, मृदीय और जैविक कारक जो होते हैं उनकी अंतःक्रिया से हमारा मरुस्थलीकरण उत्पन्न होता है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो रियो डी जेनेरियो में होता है ब्राजील के, तो उसके अनुसार मित्रों मरुस्थलीकरण एक प्रक्रम है जो जलवायु के
उतार चढ़ाव, जो जलवायु के उतार चढ़ाव, यानी एक तरीके से वर्षा कम होती है, कभी कभी अधिक होती है, कभी सामान्य से अधिक हो जाते हैं, तो ये कभी जो है तापमान अधिक रहता है, कभी तापमान कम हो जाता है। तो जलवायु के उतार चढ़ाव और मानवीय क्रियाओं, पेड़ पौधे वगैरह काटना, अति पशुचारण करवाना, तो मानवीय क्रियाओं और हमारा जैविक क्रियाओं के द्वारा शुष्क, अर्ध शुष्क और उपादेय क्षेत्रों में बढ़ता है। क्या? मरुस्थलीकरण। कहाँ पर बढ़ता है? शुष्क, अर्ध शुष्क और हमारे उपादेय क्षेत्रों में बढ़ता है। किसके वजह से? जलवायु के उतार चढ़ाव, मानवीय क्रियाओं और हमारा जैविक क्रियाओं के द्वारा। ठीक है। अगला हमारे मित्रों की जो मरुस्थलीकरण ये समस्या है, ये हमारी संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार, स्वीकृत परिभाषा है किसने दी? हमारे UN के द्वारा दी है। उसके अनुसार जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उसर, अर्ध उसर और शुष्क उपादेय क्षेत्रों में भूमि अवनयन मरुस्थलीकरण कहलाता है। यानी उसर, अर्ध उसर और हमारे शुष्क उपादेय क्षेत्र है, वहां पर जलवायु परिवर्तन और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो भूमि अवनयन होता है वो हमारा मरुस्थलीकरण होता है। तो सभी एक ही परिभाषा कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन, मानवीय क्रियाकलाप और हमारा जैविक कारक और हमारा मृदीय कारक, इनकी वजह से भूमि अवनयन होता है, उसी को हम मरुस्थलीकरण कहेंगे। तो यह तो आपको याद हो गई होगी, लेकिन इसमें PPT में लिखा है तो मैं सोच रहा हूँ आपको बोल के बता ही देता हूँ। अगला हमारा मित्रों सर्वप्रथम ओवरविले, जो 1949 में सर्वप्रथम इस व्यक्ति ने जो है मरुस्थलीकरण समस्या की ओर इंगित किया था। उसने विश्व को बताया, उसने विश्व को चेताया कि आप जो है ये काम कर रहे हो, जो बंजर भूमि उत्पन्न हो रही है, ये कोई आम बात नहीं है, ये आगे जाकर भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। तो ओवरविले ने जो 1949 में जो है सर्वप्रथम इस व्यक्ति ने मरुस्थलीकरण समस्या की ओर संकेत किया था। मरुस्थलीकरण समस्या को मानव के द्वारा प्रभावित एवं मृदा कटाव की प्रक्रिया द्वारा उपजाऊ भूमि को बंजर, अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना बताया। किसने? ओवरविले ने। किसको? हमारी जो उपजाऊ और जो हमारी उपजाऊ जो प्रोडक्टिव जो लैंड है उसको मानव के द्वारा और हमारे मृदा कटाव की प्रक्रिया के द्वारा जो है अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना ही मरुस्थलीकरण बताया था। किसने? ओवरविले ने। कब? सन 1949 में। फिर मित्रों हमारा काजरी संगठन जो जोधपुर में स्थित है, 1959 में केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो काजरी के अनुसार मित्रों जैविक, भौतिक, रासायनिक क्रिया तथा जलवायु के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन से उपजाऊ अमरुस्थलीय भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होना मरुस्थलीकरण कहलाता है। किसके अनुसार? काजरी के अनुसार। तो ये परिभाषा होती है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है ऐसी, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको जरूर देना होता है कि भाई मरुस्थलीकरण होता क्या, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या व्यक्तियों ने अपनी राय दी है, इसकी क्या क्या परिभाषा है, ये क्यों जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर UN, काजरी, ये सब बड़े बड़े संगठन इसकी और इस समस्या की ओर इंगित करते हैं। तो ये कोई सामान्य समस्या नहीं है और इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। और कितना हमारा मरुस्थलीकरण है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ते। देखिए मित्रों अब हम देख लेते हैं भाई ये जो चीजें हमने देखी है ना परिभाषा वगैरह, इन्हीं को मैं विश्व के स्तर पर, हमारा राजस्थान के स्तर पर और फिर भारत के स्तर पर मैं मरुस्थलीकरण अलग अलग समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा आप जानते हैं कि भाई रायता हो जाता अगर हम सारी चीजों को शामिल कर देते हैं। भाई विश्व के आंकड़ों को भी राजस्थान के अंदर डाल देते हैं, भारत के आंकड़ों को भी राजस्थान के जो आंकड़ों में डाल देते हैं, तो ये मिक्सअप हो जाता है, इससे हमें याद नहीं रख पाते। तो मैंने विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण को अलग रख दिया, राजस्थान के स्तर पर अलग रख दिया और हमारे भारत के स्तर पर मरुस्थलीकरण को अलग रख दिया। देखिए विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण हमने देखा था कि भाई ओवरविले ने सर्वप्रथम 1949 में इस समस्या की ओर इंगित किया था और इसने जो है मरुस्थलीकरण समस्या को मानव के द्वारा प्रभावित और मृदा कटाव की प्रक्रिया द्वारा उपजाऊ भूमि को बंजर, अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना उसने बताया था ओवरविले ने। फिर हमने देखा मित्रों की UN क्या परिभाषा देता है। मैन के अनुसार जो मैन परिभाषा देता है कि भाई हमारा मरुस्थलीकरण जो है जलवायु, मृदीय और जैविक कारकों की अंत्यक्रिया, उसी को जो है परिभाषा को विस्तारित रूप में हमारा पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में दी जाती है कि भाई जो जलवायु के उतार चढ़ाव और मानवीय क्रियाकलापों और जैविक क्रियाओं के द्वारा शुष्क, अर्धशुष्क और उपादेय क्षेत्रों में बढ़ता है। फिर बात करें हमने संयुक्त राष्ट्र परिभाषा देखी कि भाई जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उसर, अर्धउसर, शुष्क उपादेय क्षेत्रों में भूमि अवनयन मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो ये हमने सारी परिभाषा उस समय देखी थी। ठीक है।
अब हम देखते हैं मित्रों कि भाई हमारा जो विश्व स्तर पर कितना कुछ मरुस्थलीकरण है और क्यों आखिर ये बड़ी समस्या बन चुका है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट जारी की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उस रिपोर्ट के अनुसार अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाकलापों ने 1.30 करोड़ वर्ग क्षेत्रफल पर मरुस्थलीय भूमि पैदा कर दी है। किसने? हमारे मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा कितनी भूमि पैदा हो गई है जो मरुस्थलीकरण, वो हमारी 1.30 करोड़। ये आंकड़ा अगर याद रख पाए ना तो रख पाओ, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आंकड़े हमें ये याद करने होंगे। कौन से? देखिए ये आंकड़े, ये इसरो के द्वारा जो प्रकाशित किए गए थे 2016 में, 2011-13 में कितनी भूमि थी मरुस्थलीकरण, कितनी 2003-5 में थी, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, कौन इसके सबसे ज्यादा कारक है, फिर हम राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, असली मजा तो बाद में है, ठीक है ना। पहले अभी विश्व स्तर पर देख लीजिए, अगर याद हो पाए आंकड़ा तो याद कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे आंकड़े नहीं पूछे जाते। जो ऑथेंटिक आंकड़ा होता है ना वही हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार अविवेक पूर्ण मानवीय क्रियाकलापों ने 1.30 करोड़ जो वर्ग क्षेत्रफल पर मरुस्थलीय भूमि पैदा कर दी। ये आंकड़ा आपको अन्य बुकों में मिल जाएंगे, गाइडों में मिल जाएंगे, सर ने भी ऐसा लिखवाया होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं मित्रों कि भाई हमारे एक अध्ययन और हुआ था मरुस्थलीकरण के संबंध में, और उसने ये कहा था कि विश्व में हर वर्ष 12 मिलियन, लगभग 1 करोड़ जो हेक्टेयर क्षेत्र है ना, जो भूमि है ना, वो हमारी मरुस्थलीकरण और सूखे के कारण बंजर होती जाती है। 1 करोड़, देख सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है बंजर भूमि, ये हमारे मरुस्थलीकरण। फिर मित्रों, अगर मैं विश्व स्तर पर कोई सम्मेलन की मैं बात करता हूं तो 1977 में हमारा नैरोबी में सम्मेलन होता है, और 1992 में हमारा पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में होता है। इन दो सम्मेलनों में जो है मरुस्थलीकरण समस्या की ओर खासकर ध्यान दिया गया था। और 1992 में जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था मित्रों, उसमें जो है 3 कन्वेंशन हुए थे, 3 जो संधियां हुई थी, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते। देखते कि भाई यूएनसीसीडी, एक हमारा यूएनसीसीडी बनता है कब? संयुक्त राष्ट्र पर मरुस्थलीकरण के रोकथाम कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत 3 रियो कन्वेंशन होते हैं 1992 में, उसमें से एक हमारा यूएनसीसीडी भी है। यूएनसीसीडी का पूरा क्या नाम है? तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है। ये हमारा रियो कन्वेंशन में 3 कन्वेंशन हुए थे। कौन कौन से? एक तो हमारा सीबीडी हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता पर समझौता, और दूसरा हुआ था हमारा यूएनएफसीसीसी, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, और तीसरा हमारा हुआ था यूएनसीसीडी, यानी मरुस्थलीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है। तो ये 3 कन्वेंशन हुए थे पृथ्वी सम्मेलन 1992 के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। उसमें जो है यूएनसीसीडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मरुस्थलीकरण के लिए, क्योंकि हम मरुस्थलीकरण टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें यूएनसीसीडी के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, जो ज्यादा इजी है, ठीक है। अब मित्रों, आपको पता है कि इसका जो 1992 में तो रियो डी जेनेरियो में हमारा सम्मेलन होता है, तो ये तुरंत एकदम प्रभावित तो नहीं हो जाएगा, तो इसमें कुछ प्रावधान बनेंगे, इसको दिशा निर्देश जारी होगा, इसमें नियम बनाएंगे, फिर इसको विश्व को भेजा जाएगा, पूरे देशों को भेजा जाएगा उस पर संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो ये प्रक्रिया काफी लंबी होती है, 1-2 साल तो चलती है। तो इस प्रकार ये जून 1994 में इसका पूरा ड्राफ्ट वगैरह बन गया था। कब? यूएनसीसीडी का जून 1994 में इसका ड्राफ्ट बन गया था, और फिर यहाँ पर 1994 में जो लगभग यहाँ पर जो देश होते हैं वो हस्ताक्षर भी कर देते हैं, और फिर जो प्रभावी होता है मित्रों, ये दिसंबर 1996 से ये हमारा यूएनसीसीडी क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। उसके बाद से जो है कोप यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, वो जो देश जो होते हैं इसके भागीदार जो होते हैं यूएनसीसीडी में, वो यहाँ पर जो है उसके राष्ट्राध्यक्ष वगैरह जो है, उसके जो जलवायु परिवर्तन के जो हमारे पर्यावरण वगैरह इनके जो मंत्री होते हैं इन विभागों के, इन मंत्रालयों के, तो वो इस सम्मेलन में यहाँ पर भाग लेते हैं कोप वगैरह में। तो मित्रों, कोप जो 14 हुआ था वो हमारा दिल्ली में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 2020 में कोविड आ गया, तो 2021 में भी कोविड वगैरह इनकी वजह से जो है कोप 15 का यहाँ पर सम्मेलन नहीं हो पाया था। और कोप 15 का जो है अभी हाल फिलहाल में सम्मेलन होगा 9 मई 2022 में, यानी हमारा अभी क्या चल रहा है, अभी हमारा 29 मई है, तो ये हमारा 9 मई को हुआ था, 9 मई 2022 को हुआ था, और 9 मई से लेकर के लगभग 18 मई तक ये चला था, ठीक है। तो यूएनसीसीडी के एक तो आपको कोप 14 याद रखना है। कोप 14 इसलिए याद रखना होगा क्योंकि मित्रों ये हमारा दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो दिल्ली में जो है ये हमारा सितंबर में हुआ था, सितंबर 2019 में। कब हुआ था? सितंबर 2019 में हमारा कोप 14 हुआ था। अब कोप 15 आपको याद रखना, कोप 14 अब पुराना हो गया, तो इस प्रकार अब आपको याद रखना होगा कोप 15।
और COP14 में मित्रों हमारे भारत ने एक तरीके से एक लक्ष्य भी बनाया था कि हम वर्ष 2030 तक 21 से 26 मिलियन हेक्टेयर अवनियत जो भूमि है उसको हम पुनः बहाल करेंगे, यानी कब 2030 तक। अब हम देखेंगे भाई हमारे राजस्थान में कितने शुष्क भूमि है, कितनी हमारे मरुस्थलीकरण भूमि है, कितनी हमारे शरण से प्रभावित है, कितनी भूमि अवनियनीकरण हो रहा है किस क्षेत्र में, तो उसको हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई COP14 में हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक हम जो 21 से जो 26 मिलियन हमारी हेक्टेयर भूमि है, जो अवनियत भूमि है, 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ मिलियन है, 2 करोड़ हेक्टेयर हमारी जो भूमि है उसको हम क्या करेंगे, पुनः बहाल करेंगे, यानी उसको उपजाऊ वगैरह बनाएंगे। तो ये कब किया था, 2019 में भारत ने ये लक्ष्य निर्धारित किया था COP14 में। अब मित्रों हमारा COP15 हो रहा है, क्योंकि COP14 2-3 साल हो गए, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमारा दिल्ली में आयोजित हुआ था। COP15 की मैं बात करूं मित्रों तो ये हमारा आबादी जान में होगा, जो आइवरी कोस्ट है, हमारा वेस्टर्न अफ्रीका, आप जानते हैं कि अफ्रीका एक महाद्वीप है, उसके वेस्टर्न अफ्रीका जो एक संघ बना हुआ है, उस संघ में हमारा आइवरी जो कोस्ट है एक देश है महत्वपूर्ण, तो उसकी राजधानी आबादी जान में जो है UNCCD का COP15 आयोजित होगा। ठीक है, हमारे भूपेंद्र यादव वगैरह जो गए थे उसमें, मतलब आबादी जान में आयोजित हो गया, मैं कब से होगा बोल रहा हूँ। तो आबादी जान हमारा आयोजित हुआ था और इसमें हमारे भूपेंद्र यादव जो आपको पता है कि हमारे पर्यावरण वन मंत्री हैं, तो ये गए थे वहां पर सम्मेलन में। इसकी थीम क्या थी मित्रों, तो इसकी थीम थी लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रोस्पेरिटी। क्या थी, लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रोस्पेरिटी। तो ये आपको सीधी आपको लाइन याद रखनी होगी भाई, COP15 की हमारी थीम थी। मित्रों एक बौन चुनौती भी है। ये बौन चुनौती क्या है, तो इसको भी आप देख लीजिए विश्व स्तर पर कि ये एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत जो है दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि पर, यानी लगभग 50 करोड़ जो है हेक्टेयर पर हमारे गैर वनीकृत और जो बंजर भूमि है उस पर 2020 तक, और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर, यानी 35 करोड़ अलग जो हमारी हेक्टेयर भूमि है। पहले तो हम 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है 2020 तक पौधे लगाएंगे, और फिर हम जो है 35 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर हम जो है मित्रों 2030 तक जो है क्या लगाएंगे, वनस्पतियां उगाएंगे। ठीक है, तो 15 करोड़ तक तो हम 2020 तक लगवा देंगे वहां पर, तो और 35 करोड़ को हम 2030 तक जो है वहां पर हम उसको उपजाऊ बना देंगे, वहां पर पेड़ पौधे वगैरह लगा देंगे। तो ये हमारी बौन चुनौती थी। ये कब हुई थी, तो ये हमारी भारत में जो है, भारत ने इसको स्वीकृत किया था पेरिस सम्मेलन में, जो हमारा 2015 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में। तो उसमें जो है भारत ने स्वैच्छिक रूप से बौन चुनौती पर स्वीकृति दी थी। भारत ने जो है मित्रों 13 मिलियन हेक्टेयर, जो 13 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, 15 करोड़ तो पूरे विश्व में है, तो उसमें से 13 मिलियन हेक्टेयर पर जो है ये भारत जो है 2020 तक, और फिर जो अन्य 8 जो मिलियन हेक्टेयर, यानी भारत को 21 जो मिलियन हेक्टेयर सौंपा गया था कि भाई आप इस जो है 20-21 मिलियन, आपको जानते हैं कि हमारा भारत ने COP14 में जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे, मतलब COP14 में लक्ष्य निर्धारित किया था कि भाई हम 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि को यहाँ पर पुनः बहाल करेंगे। तो उसमें से 13 मिलियन हेक्टेयर पर तो हम 2020 तक पौधे लगा देंगे, और फिर हमारे जो 8 मिलियन हेक्टेयर को जो हम 2030 तक जो वनस्पति उगा देंगे। इस प्रकार हमारे 21 मिलियन हेक्टेयर को जो पुनः बहाल करने का हमारे लक्ष्य निर्धारित किया था वो हम 2030 तक जो है पूर्ण कर लेंगे। तो ये हमारा बौन चुनौती में ऐसा था मित्रों। ठीक है ना, बौन चुनौती कुछ नहीं है, केवल हमारे जो वहां पर पेड़ पौधे वगैरह लगाने। ठीक है, तो ये हमारा UNCCD हमने देखा, बौन चुनौती देखी हमने, जो है रियो डी जेनेरो में जो 3 समझौते हुए उसके बारे में चर्चा की थी। और UNCCD मित्रों ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी, यानी एक संधि है, और संधि आपको पता है कि वो बाध्यकारी होती है। समझौता बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन संधि बाध्यकारी होती है, और जो है वो उनको प्रावधान जो होते हैं वो लोगों को मानने पड़ते हैं, देशों को मानने पड़ते हैं। तो ये हमारे UNCCD जो है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी। मित्रों यहीं से है एक दिवस की शुरुआत की जाती है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। कब से, 17 जुलाई, मतलब इसको 17 जून को तो मनाया जाता है, और हमारा 1994 वगैरह वहां से शुरुआत हुई थी। 1992 प्रति सम्मेलन में इसकी एक तरीके से घोषणा की गई थी, और उसके बाद से जो है इसको मनाया जाने लगा। तो 17 जून को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं मित्रों, हमारा मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। ठीक है, मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए दिवस मनाते हैं कब, 17 जून को। तो ये हमारा था विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण। मैं आशा करता हूं कि आपने विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण को तो समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं मित्रों राजस्थान में आते हैं, और राजस्थान में हम देखते हैं कि भाई क्या कुछ जो है मरुस्थलीकरण हो रहा है। ठीक है, राजस्थान के जो है आप जानते हैं कि एक तो हमारा पहले से ही थार का मरुस्थल है, ठीक है ना, थार का रेगिस्तान है, तो वहां पर मरुस्थलीकरण क्या होगा, वो तो पहले से मरुस्थलीकरण है। तो अब हम देखते हैं कि भाई थार का मरुस्थल है, ये आखिरकार क्यों मरुस्थल बना था,
क्या ऐसी कंडीशंस आ गई थी, ये पहले ये क्या था, क्या यहाँ पर मरुस्थलीकरण हुआ था, क्यों हुआ था, और किस प्रकार हम इसकी मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है अभी रेगिस्तान जो मार्च हो रहा है हमारा अरावली के दर्रों के माध्यम से अजमेर राजमंद वगैरह यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, उसको हम किस प्रकार रोक सकते हैं। तो आइए हम इस जानकारी लेते हैं और हम राजस्थान के थार मरुस्थल के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं, क्योंकि मरुस्थलीकरण पढ़ रहे हैं तो मरुस्थल तो सबसे बड़ा देश का रेगिस्तान का हमारा है, ये थार का रेगिस्तान है, उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए कि राजस्थान के पश्चिम में विस्तृत एवं विशाल मरुस्थल ये भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश का विस्तार 25 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 पूर्व से 70 डिग्री 45 पूर्व देशांतर के मध्य है। और आप जानते हैं कि 23 डिग्री 3 से लेकर के 30 डिग्री 12 और 69 डिग्री 30 से हमारा 78 डिग्री 17 तो राजस्थान का अक्षांश व देशांतरी विस्तार है। उसी में हमारा मरुस्थल कहाँ कहाँ पर है, तो 25 डिग्री उत्तरी से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और हमारा जो है 69 डिग्री 30 पूर्वी से लेकर के 70 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर के मध्य, यानी ये हमारा राजस्थान है। मैं मैप के माध्यम से समझा देता हूँ आपको। ये हमारा इस प्रकार राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान में ये हमारा देख के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 69 डिग्री 30 है और फिर यहाँ पर आएगा लगभग 70 डिग्री यहाँ पर आएगा, यानी नागौर का हिस्सा मान लीजिए कि सिक्कर वगैरह इनका हिस्सा तक यहाँ का। और फिर हमारे यहाँ पर आएगा 25 डिग्री हमारा सिरोही वाला क्षेत्र है, और झालोर और सिरोही की जहाँ सीमा टच होती है वो हमारा 25 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 23 होता है, 23 डिग्री 3 होता है यहाँ पर। और इससे थोड़ा सा ऊपर हमारा 25 होगा, यानी जालोर सीकर की जहाँ सीमा लगती है वो वहाँ से लेकर के हमारा 30 डिग्री 12 होता है ऊपर। लेकिन गंगानगर का थोड़ा सा क्षेत्र जो है इसमें नहीं आता मरुस्थल में, तो थोड़ा सा हम क्षेत्र छोड़ देते हैं और 30 को लेकर आ जाते हैं, क्योंकि 30 डिग्री तो 12 पूरा है, लेकिन हम 12 मिनट को लेकर यहाँ पर नहीं आते, केवल 30 डिग्री मानते हैं। तो 25 से 30 और यहाँ पर 69 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री 45 तक हमारे थार के रेगिस्तान का विस्तार है। ये कहाँ पर है विस्तारित है, तो ये हमारे राजस्थान के पश्चिम है, यानी अरावली के पश्चिम में जो है। अरावली के पश्चिम हम जानते हैं कि भाई 13 जिला आते हैं, लेकिन 13 जिलों में से 12 जिलों में इसका विस्तार है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर, ठीक है। और उसमें से बात करूं मित्रों मरुस्थलीकरण की बात करूं, मरुस्थलीकरण होते ही मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया यानी मरुस्थल बनने की प्रक्रिया वो तो 16 जिलों में चल रही है, यानी वहां पर जो है अजमेर राजमंद सिरोही वगैरह यहाँ पर मरुस्थलीकरण हो जाएगा आगे जाकर के, या ये क्षेत्र भी मतलब जो मरुस्थल बन जाएगी, तो वहां पर मरुस्थलीकरण तो 16 जिलों में चल रहा है। लेकिन हमारा मरुस्थल कहाँ पर विस्तार है राजस्थान में, तो वो हमारे कितने जिलों में है, तो वो हमारा 12 जिलों में। आप देख सकते हैं कि 58.68% क्षेत्र में क्या हमारा मरुस्थल है और 67 क्षेत्र पर क्या हो रहा है, हमारा मरुस्थलीकरण हो रहा है, यानी 16 जिलों में तो मरुस्थलीकरण चल रहा है, ठीक है। देखिए हम पढ़ रहे थे थार का मरुस्थल। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में यह प्रदेश 300 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पर फैला बालू का विशाल मैदान है, यानी ये हमारा बालू का विशाल मैदान है। 300 मिलीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर से यहाँ पर कम वर्षा होती है। सामान्य वर्षा कितनी है, तो आप जानते हैं कि ये हमारा 50 सेंटीमीटर वाली रेखा है, अरावली से होकर के गुजरती हैं, और उसके मध्य हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है 20 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर अगर आप 50 और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के लगभग जैसलमेर में आएगी, तो इस प्रकार आप औसत निकालेंगे ना राजस्थान के पश्चिम में, तो 30 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में ये प्रदेश 300 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रफल पर फैला बालू का विशाल मैदान है। इसके अंतर्गत राज्य के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये हमारे 6 जिले तो पूर्ण मरुस्थल है, और जालोर, पाली, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये हमारे अर्ध मरुस्थलीय हैं, ठीक है। प्राकृतिक एवं मानवीय विविधताओं के कारण इस प्रदेश को क्रम से, अब जानते ऊपर से गग्गर का मैदान आता है, फिर हमारा शेखावाटी का अंत्य प्रवाह क्षेत्र आता है, फिर हमारा जो है नागौर का मध्य भूमि उच्च आता है, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में बांटते हैं। तो शुष्क में तो हम जैसलमेर वगैरह इनका क्षेत्र देखते हैं, हमादा वगैरह, इर्गरेग वगैरह, और फिर हम जो अर्ध शुष्क में क्या देखते हैं, अर्ध शुष्क में हम देखते हैं कि भाई हमारा शेखावाटी का अंत्य प्रवाह क्षेत्र हो गया, गग्गर का मैदान हो गया, नागौर के मध्य उच्च भूमि होगी, लूनी बैसन गोडवाड़ प्रदेश हो गया। तो ये हम इसको विभाजित करते हैं, यानी हमारा थार के मरुस्थल को एक तो हम शुष्क मरुस्थल में देखते हैं और दूसरा हम अर्ध शुष्क मरुस्थल में देखते हैं। शुष्क मरुस्थल में हम हमादा यानी जो है एक तो बालू का स्तूप युक्त होता है और एक दूसरा हमारा बालू का स्तूप मुक्त होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद करे होंगे जब हम जियोग्राफी पढ़े थे उस समय। अब हम देखते हैं भाई हमारे थार का मरुस्थल का उद्भव किस प्रकार हुआ। तो थार के मरुस्थल के उद्भव में कुछ जो है मत यहाँ पर हैं। एक तो हमारे मत है कि जो है ये भूगर्भिक यहाँ पर प्रमाण है, और भूगर्भिक प्रमाण ये स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर प्रमुख कार्बोनिफेरस, आप जानते हैं कि एक तो हमारा होता है एजोइक, आद्य महाकल्प,
फिर हमारा होता है पैलियोजोइक यानी पुराजीवी महाकल्प, फिर हमारा होता है मेसोजोइक यानी मध्यजीवी महाकल्प, और फिर हमारा होता है नवजीवी महाकल्प यानी हमारा नियोजोइक। तो ये आप जानते हैं कि ये एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और नियोजोइक। पैलियोजोइक में हम कार्बोनिफेरस वगैरह को देखते हैं, ठीक है ना। तो उसी जो काल में उसी काल तक यहाँ पर राजस्थान में क्या था, जो जहाँ पर मरुस्थल आज हमें देखने को मिल रहा था, थार का मरुस्थल, वहाँ पर जो है ये समुद्र था। वहाँ पर क्या था, परमो कार्बोनिफेरस काल तक यहाँ पर समुद्र था। फिर आप जानते हैं कि मेसोजोइक में हम जुरासिक, ट्रायसिक और क्रीटेसिस युग को पढ़ते हैं, और नियोजोइक में प्लेस्टोसीन, होलोसीन वगैरह इनको देखते हैं, प्लायोसीन, इयोसीन, ये आपने पढ़े होंगे जब राजस्थान की भूगर्भिक हम सारणी को पढ़ते हैं तब। तो एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, नियोजोइक। पैलियोजोइक के परमो कार्बोनिफेरस में यहाँ पर क्या था, राजस्थान में, राजस्थान के जो थार मरुस्थल है वहां पर विस्तृत समुद्र था। जुरासिक, क्रीटेसिस और ट्रायसिक भूगर्भिक युगों में यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था, और धीरे धीरे यहाँ से फिर क्या हुआ, समुद्र खिसकने लगा। तत्पश्चात प्लीस्टोसीन काल में यहाँ मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जो क्रमशः विस्तृत होता गया, और मानवीय क्रियाकलापों, अतिचारण, निर्वनीकरण और मृदा व जल का अनुचित प्रबंधन ने इसे मरुस्थलीय क्षेत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो परमो कार्बोनिफेरस काल तक तो राजस्थान के थार मरुस्थल के नीचे यहाँ पर एक तरीके से समुद्र था वहां पर, लेकिन धीरे धीरे जो है जुरेसिक आता है, फिर ट्रियासिक आता है, फिर क्रेटेसिस आता है, और फिर हम बात करूँ तो हमारा नियोजिक स्टार्ट होता है, और नियोजिक के शुरुआत के इयोसीन वगैरह वहां तक तो हमारे राजस्थान में क्या रहता है, समुद्र रहता है उस क्षेत्र में। लेकिन फिर प्लीस्टोसीन काल तक आते आते ये जो सारा जो क्षेत्र है ये मरुस्थल यहाँ से खिसकने लगता है, और प्लीस्टोसीन काल से यहाँ पर मनुष्य को प्रादुर्भाव हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है मानव बस्तियां जो है यहाँ पर बस जाती हैं, और फिर जो है मानवीय क्रियाकलाप जैसे कि अतिचारण हो गया, निर्वनीकरण हो गया, और मृदा व जल का अनुचित प्रबंधन हो गया, इसने जो है यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला मित्रों सर सिरिल फॉक्स और ब्लैंडफोर्ड आते हैं। सर सिरिल फॉक्स तो ये कहते हैं कि भाई जो मरुस्थल का दक्षिणी पश्चिमी मरुस्थल का हम जानते हैं कि भाई ये हमारा मैं बना लेता हूं, मैं कुछ इस प्रकार हमारे बस मान लीजिए कि भाई इस प्रकार हमारा मैप है, और ये हमारा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, यानी ये हमारा पश्चिम हो गया इधर तो, और ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र हो गया। तो ये हमारा जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, और सिंधु का निचला घाटी, यानी ये यहाँ पर सिंध है, तो इसका जो निचला घाटी वाला भाग है ये अपर टर्सरी युग तक, यानी जो हमारा तृतीय का जो युग होता है, तृतीय काल, यानी हमारे नियोजोइक के तृतीय काल तक यहाँ पर समुद्र के नीचे रहा था। कौन सा, हमारा ये जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम से लेकर के हमारा जो सिंध का निचली घाटी वाला क्षेत्र, ये हमारा जो तृतीय युग है। आप जानते हैं कि हमारा जो नियोजोइक होता है उसमें हम तृतीय युग और हमारा चतुर्थक युग को देखते हैं। तो तृतीय युग तक तो यहाँ पर समुद्र के नीचे रहा था, और फिर प्लेस्टोसीन काल तक यहाँ पर हम बात करूँ तो यहाँ पर मनुष्य का जो मनुष्य बस्ती आ जाती है वो उनका प्रादुर्भाव हो जाता है। और ये तथ्य यहाँ पर किस प्रकार हमें लगता है कि भाई यहाँ पर मरुस्थल रहा होगा पहले, तो यहाँ पर जो समुद्री जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं, और फिर हमारा कोयला वगैरह यहाँ से निकलता है, जो हमारा पेट्रोल पदार्थ निकलता है सबसे बड़ा। आपको पता है कि जहाँ पर समुद्र की जो वनस्पतियां वगैरह होती हैं उन्हीं के दबने से क्या होता है, पेट्रोल वगैरह बनता है। तो यहाँ पर अगर बाड़मेर में पेट्रोल निकल रहा है तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र यहाँ पर पहले मरुस्थल था, जो कालांतर में इसके नीचे दब गया था। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है कि भाई ये हमें पता लग जाता है कि भाई ये जो क्षेत्र था ये हमारा समुद्र था यहाँ पर, और फिर आगे आगे प्लेस्टोसीन काल तक जो है यहाँ से समुद्र खिसक जाता है। ब्लैंडफोर्ड ने भी जो है इसी प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं, और उनके अनुसार समुद्र के निरंतर पीछे हटने के परिणाम स्वरूप सिकुड़न क्रिया से उत्पन्न समुद्र तली ने मरुस्थलीय क्षेत्र को जन्म दिया, जिसका प्रमाण इस क्षेत्र की लवणीय झीलें हैं। तो भाई यहाँ से जो है लवणीय झीलें हमें कहाँ से देखने को मिलती है, भाई यहाँ पर समुद्र था तभी तो यहाँ से लवणीय झीलें देखने को मिल रही है, नावा, पचपदरा वगैरह, यहाँ से नमक का उत्पादन हो रहा है। तो समुद्र का जल होने की वजह से जो है ये हमारी झीलें क्या है, लवणीय है। अदरवाइज ये मीठे पानी की झीलें होती है, वर्षा से तो मीठा पानी आता है। तो इसका प्रमाण ये है कि भाई यहाँ पर पहले समुद्र था। और कच्छ का जो दलदली भाग है ये आज भी जो उसी का अवशेष है। तो ये कच्छ का दलदली भाग, ये लवणीय झीलें, समुद्री अवशेष, पेट्रोल पदार्थ, अवसादी जो चट्टाने, उनमें जो है हमारा ये खनिज जो ईंधन है उनका निकलना, ये हमारे क्या बताते हैं कि भाई यहाँ पर पहले समुद्र था। फलस्वरूप ईसा पूर्व 4000 से 1000 वर्ष के मध्य इस क्षेत्र में पूर्ण मरुस्थलीय दशाओं का विकास हो गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो हमारा थार का मरुस्थल है ये कब बना था पूर्ण मरुस्थल, तो हमारा 4000 से 1000 BC के मध्य। ईसा पूर्व तो जानते हैं ना, ये हमारा 0, और फिर यहाँ पर इधर से लेकर के तो हमारा आते हैं ईस्वी सन AD आता है, एनो डोमिनी, और फिर हमारा यहाँ पर आता है 0 से पहले बिफोर क्राइस्ट BC, जैसे कि बौद्धकालीन मौर्य युग वगैरह पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर 4000 से 1000 वर्ष के मध्य इस क्षेत्र में पूर्ण मरुस्थलीय दशाओं का विकास हो गया था। कब? 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य। राजस्थान के थार मरुस्थल के संबंध में यह भी माना जाता है कि इसकी वृद्धि के लिए मानवीय कारक भी उत्तरदायी हैं। इसमें प्रमुख है वनस्पति का काटना और यह नियंत्रित पशुचारण। ये तो अभी हमने देखा था कि भाई यहाँ पर जो है मानवीय क्रियाकलापों की दशाओं की वजह से यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास हुआ था। और पशुचारण शुष्क प्रदेशों का प्रमुख उद्यम है। आप जानते हैं कि भाई जो शुष्क प्रदेश है वहाँ पर भेड़ बकरियां वगैरह यही पालते हैं, तो ये लोग इनको खिलाने के लिए चारा वगैरह इनको चाहिए होता है, तो चारागाह वगैरह वहाँ पर कमी होती है, तो वे हमेशा जो है अन्य क्षेत्रों पर भी पशुचारण वगैरह करवाने लगते हैं। तो इसी प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर मरुस्थलीय दशा का विकास होता है। एक अन्य विचार के अनुसार निरंतर हवाओं के साथ होने वाला बालू प्रवाह भी इसका माना जाता है कि भाई हमारे इसके कारण जो है मरुस्थलीय जो है दशाओं का विकास हुआ है राजस्थान में। वास्तव में जो थार का मरुस्थल है मित्रों, ये बालू का विशाल क्षेत्र है और यहाँ बालू का उद्गम एवं विस्तार के निम्न कारण है। क्या क्या कारण है? देखिए, यहाँ पर जो चट्टानें हैं उनका निरंतर अपसरण होता है, इनके फलस्वरूप जो है बालू का उद्भव हुआ। ये क्रिया हजारों वर्षों से अनवरत रूप से चल रही है और आज भी ये जारी है। वायु के द्वारा उड़ाकर लाना अर्थात वायु स्रोत इसका एक प्रमुख कारण है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं विशेषतः कच्छ के रण से विशाल मात्रा में बालू उड़ाकर लाती हैं। ब्रूस फ्रूट के अनुसार मुहानों के प्राचीन भूगर्भीय काल में भी सिंधु घाटी और लूनी बेसिन के उत्तर पूर्व में लंबी दूरी तक ये विस्तृत हैं। और यहाँ पर भूगर्भिक जो यहाँ पर चट्टानें हमें देखने को मिलती है, जो उनके कारण उनका अपसरण जब होता है तो बालू जो है उनका उद्भव होता है और फिर ये जो है क्रिया ये कई वर्षों से तक चलती रहती, तो वहाँ पर बालू काफ़ी मात्रा में जो है उनका उद्भव हो जाता है। और फिर हम जानते हैं वायुड वगैरह, वायु के द्वारा जो है जो कण है उनको उठा करके लाना, तो ये जो वायुड की वजह से यहाँ पर राजस्थान के जो थार के मरुस्थल में जो उन बालू का जो है जमाव हो गया। और फिर हम जानते हैं कि भाई दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवा जो यहाँ पर गुजरात से होकर के हमारे राजस्थान में चलती हैं, तो ये जो वहाँ के कच्छ के रण से भी जो विशाल मात्रा में बालू उड़ाकर लाती हैं। अगला मित्रों की राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके संबंध में ये सत्य भी है कि भाई यहाँ पहले जो है प्राचीन जो हमारी जो सरस्वती नदी थी उसका प्रवाह था और इसके तट पर जो है आदिवास थे और ये क्षेत्र जो है वनस्पति से युक्त था। तो ये भी यहाँ पर सत्य है कि भाई हमारे जो राजस्थान में पहले यहाँ पर सरस्वती नदी वगैरह बहती थी और उसके तट पर जो है आदिवास वगैरह भी थे, यानी मानव बस्तियाँ वहाँ पर विकसित थी। और फिर कालांतर में वर्षा की कमी, गर्मी, शुष्कता में वृद्धि और अनेक प्राकृतिक कारणों से ये जो क्षेत्र ये मरुभूमि में परिवर्तित होता गया और सरस्वती जो नदी है सूखती गई और इसके साथ जो तटवर्ती आदिवास है वो भी उजड़ते गए। विद्वानों के अनुसार वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले से गुजरने वाली हमारी जो गग्गर है उसका तल वास्तव में सरस्वती का अवशेष है। ठीक है, तो राजस्थान में यहाँ पर सरस्वती नदी पहले बहती थी और फिर यहाँ पर जो है वर्षा की कमी होती है, गर्मी और शुष्कता में जो वृद्धि होती है उसके वजह से यहाँ पर सरस्वती जो नदी है सूख जाती है और जो उसके तट पर जो आदिवास होते हैं, मानव बस्तियाँ होती है, वो भी यहाँ से उजड़ जाती हैं। तो ये हमने देखा मित्रों कि भाई राजस्थान में यहाँ पर किस प्रकार जो मरुस्थलीकरण होता है। यानी पहले हमने देखा भाई यहाँ पर जो समुद्र वाली धारणा, यानी पहले यहाँ पर समुद्र था या नहीं था, उसके संबंध में हमने परमोकार्बोनिफेरस यानी भूगर्भिक जो प्रमाण है उससे हमने स्पष्ट किया। फिर हमने सर सिरिल फॉक्स और ब्लैंडफोर्ड उनके मतों को देखा। फिर हमने जो मित्रों यहाँ पर मानवीय कारकों को देखा भाई किस प्रकार जो प्लेस्टोसीन में काल में यहाँ पर मानव बस्तियां आ जाती हैं और उनके जो है मानवीय क्रियाकलाप उनके द्वारा जो किए जाते हैं उसकी वजह से मरुस्थलीकरण की दशा विकसित हो जाती है यहाँ पर। फिर हमने मित्रों देखा वायोड की वजह से, यानी बालू जो रेत होते हैं उसके द्वारा उड़ करके भी हमारे राजस्थान के मरुस्थल का यहाँ पर विकास हुआ है। फिर हमने देखा भाई सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी लेकिन उसके बाद जो वर्षा में कमी होती है, शुष्कता में वृद्धि होती है, उसकी वजह से यहाँ पर सरस्वती नदी सूख जाती है और उसके तट पर जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, मरुस्थलीकरण का विकास हो जाता है। तो ये हमने अध्ययन किया किसके अनुसार कि भाई राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है ना उसका यहाँ पर विकास क्या और क्या हुआ था। अभी हम मित्रों मरुस्थलीकरण के सूचकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाई किन सूचकों के आधार पर हमें पता चलता है कि वहां पर जो है मरुस्थलीकरण की दशाएं विकसित हो रही हैं। देखिए कौन कौन से सूचक हैं। तो सबसे पहले हमारा भौतिक सूचक, फिर है मौसम संबंधी सूचक, फिर जल संबंधी सूचक, फिर मृदा संबंधी, जैविक संबंधी और हमारे मानवीय सूचक। तो ये जो 6 सूचक है इनसे हमें पता चल जाता है कि भाई वहां पर जो है मरुस्थलीकरण की दशा विकसित होगी। देखिए कौन कौन से। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारा भौतिक सूचक होता है यानी भौगोलिक सूचक। इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें जो है 3-4 सूचक आते हैं। एक तो हमारा की बालू का स्तूपों की प्रधानता, यानी जिस क्षेत्र में बालू के स्तूपों की प्रधानता होती है तो उसे हमें यह पता लगता है कि वहां पर जो है मरुस्थलीकरण की दशा विकसित हो रही है। वहां पर धोरे वगैरह जो है विकसित हो रहे हैं, वहां पर जो है हमें वनस्पति नहीं दिखाई दे रही, केवल जो है रेत के धोरे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसलमेर वाला जो हमारा क्षेत्र जहां पर वायु के द्वारा अपरदन ज्यादा होता है, तो इस कारण जो इस क्षेत्र में हमें जो है बालू के स्तूपों की प्रधानता की वजह से मरुस्थलीकरण की दशा विकसित हो रही है, ऐसा पता चलता है। फिर मित्रों अंत्य स्तूपीय मैदानों का सिकुड़ना, यानी जो बालू का स्तूपों के मध्य जो मैदान होता है, जैसे कि हमारा खड़ीन का मैदान जो
बालसन जो झील होती हैं, तो ये जो इनके मध्य जो जगह होती हैं अगर वो सिकुड़ जाती हैं बालू के स्तूपों के मध्य, तो इससे ये पता चलता है कि उस क्षेत्र में बालू के स्तूपों की वृद्धि हो रही है, जो आगे जाकर के वहाँ पर जो ज़्यादा बालू के स्तूप बनाएगी और वहाँ पर जो मरुस्थलीकरण की दशा और विकसित ज़्यादा होगी। तो उपजाऊ जो भूमि होती है हमारी कौन सी, ये बालू के स्तूपों के मध्य, और फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, वहाँ पर बालू के स्तूपों का विस्तार होने की वजह से अनुपजाऊ हो जाती हैं। फिर है मित्रों हमारा खारे गर्तों का विस्तार, यानी जो खारे गड्ढे हैं यानी हमारे जो लवणीय झीलें हैं उनका जो विस्तार जब होता है तो उनकी वजह से भी मरुस्थलीकरण की दशा का विकास होता है। किस प्रकार, जैसे मान लीजिए ये हमारी झील है कोई, जहाँ पर खारा पानी इकट्ठा हो गया। अब वहाँ पर खारा पानी हुआ कैसे इकट्ठा, ऐसा तो है नहीं कि वर्षा ने वहाँ पर ऊपर से खारा पानी भेजा, ऐसा तो है नहीं। वहाँ पर जो वर्षा का जल होगा किसी क्षेत्र में, यानी जो हमारी लवणीय जो भूमि होगी, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारी जो सतह हैं उसके नीचे, यानी राजस्थान का जो मरुस्थल है उसकी सतह के नीचे हमें जो चट्टानें देखने को मिलती है मित्रों, जो भूगर्भिक हमारी चट्टान है उनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे जो लवणीय तत्व होते हैं उनके वहाँ पर प्रधानता है। अब जैसे ही उस पर जो है जल आता है, यानी मृदा पर हमारा जल आता है, यानी वर्षा का जल वगैरह इकट्ठा होता है, तो उस जल की वजह से जो कैसिक तत्व की प्रक्रिया होती है, और कैसिक तत्व की वजह से जो तत्व होते हैं यानी मैग्नीशियम, लवणीय जो हमारे चट्टानों के अंतर्गत, तो वो जो तत्व होते हैं वो मृदा के ऊपर आ जाते हैं। इसके वजह से जो भूमि होती है वो हमारी क्या बन जाती है, वो हमारी लवणीय बन जाती है। तो इस प्रकार लवणीय जल, वहाँ जो जल होगा वहाँ पर इकट्ठा होगा, वहाँ पर जो लवणीय प्रधानता वाली चट्टान होगी, कैसिक तत्व के माध्यम से जो लवणीय तत्व है वो ऊपर आ जाएंगे और उस क्षेत्र की जो भूमि को वो मृदा जो है लवणीय बना देंगे, फिर वो अनुपजाऊ हो जाती है और वहाँ पर मरुस्थलीकरण दशा की विकास हो जाता है। फिर हमारे मित्र संक्रमण क्षेत्र, यानी हम जानते हैं कि हमारा कोई भी क्षेत्र होता है, जैसे कि वहाँ पर मरुस्थल है, जैसे कि थार का मरुस्थल होता है। अब उसके पास जो ऐसा तो है नहीं कि हाथों हाथ जो है मरुस्थल से बाहर निकले और ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र आ गया, ऐसा तो है नहीं ना। क्यों, उसके बाद संक्रमण वाला क्षेत्र आएगा, मतलब वहां पर न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र आएगा, तो उस जो जगह पर भी कंकड़ पत्थर वगैरह उनका विस्तार होता है। फिर यहाँ पर जो मरुस्थल वाली जो दशा होती है, जिस प्रकार ये बीच में जो मरुस्थल होगा और उसके आसपास जो संक्रमण वाला क्षेत्र होगा, धीरे धीरे जो है मरुस्थल का विस्तार उस संक्रमण क्षेत्र में भी क्या होने लगेगा, मरुस्थल का विस्तार होने लगेगा। इस प्रकार जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसमें भी मरुस्थल क्षेत्र का विकास होने लगता है। किसकी वजह से, वर्षा की न्यूनता वगैरह से कंकड़ पत्थर का वहां पर विस्तार होता है। और जो जिस प्रकार का उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है हमारे अजमेर वगैरह में, वहाँ पर जो अरावली में दर्रे हैं और दर्रों के माध्यम से जो बालू का स्तूपों का विस्तार हमारे अजमेर में भी हो रहा है, अजमेर में भी मरुस्थल दशाओं का विकास हो रहा है। तो इस प्रकार संक्रमण क्षेत्र में भी मरुस्थल दशाओं का विकास होता है। अगला हमारे मित्रों की जो मरुस्थलीकरण के मौसम संबंधी सूचक, यानी मौसम संबंधी कौन कौन से सूचक है जिनसे हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो मरुस्थलीकरण की दशा है। तो इसमें क्या है कि वहाँ पर तो पहले बात वर्षा कम होगी, यानी वहाँ पर वर्षा कम होगी, और साथ में जो वर्षा की विचलन वो भी अधिक होगी, यानी वर्षा का वितरण 20 सेंटीमीटर से कम, वर्षा की विषमता विचलनशीलता प्रतिशत वो उच्च होगा, और जो तापक्रम है मित्रों वो हमारा जो है अधिक रहेगा। वाष्पीकरण अधिक होगा, अगर तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक हुआ तो आप में जो वहाँ पर जो मृदा है उसकी नमी में कमी आएगी, और उससे फिर अनुपजाऊ मृदा में अनुपजाऊ जो क्षेत्र होगा उसमें विस्तार होगी, और एक जो जल संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होने की वजह से जल संतुलन भी बिगड़ जाता है, क्योंकि ये एक निश्चित अनुपात में होती है वाष्पीकरण और प्रवाह के अनुपात में। अगर वाष्पीकरण अधिक हुआ तो फिर यहाँ पर जल संतुलन भी बिगड़ जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा मरुस्थलीकरण के मौसमी संबंधी सूचकांक है। और साथ में बात करें वहाँ पर जो है धूल भरी आंधियाँ आती हैं, उनकी वजह से भी जो है बालू का विस्तार होता रहता है, जैसे कि हमारे गंगानगर वगैरह वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ सर्वाधिक आती हैं, तो उस क्षेत्र में जो मरुस्थलीकरण की दशा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है हमारी धूल भरी आंधियाँ वगैरह। फिर आगे बात करें मित्रों तो हम देखते हैं कि भाई मरुस्थलीकरण के जल संबंधी सूचक कौन कौन से। तो जल संबंधी सूचकों की बात करें तो इसमें जो है भूजल स्तर में गिरावट होती है, यानी भूमि के जो जल स्तर वहाँ पर गिरावट हो रही है, खारे जल की मात्रा में वृद्धि हो रही है। स्तर जो जल संसाधन जैसे कि हमारा तालाब, झील वगैरह, बावड़िया, नाली, टोबा वगैरह होता है, और वो जो सूखने लगते हैं। और फिर जो धरातलीय जल प्रवाह होता है, यानी जो सतही जल होता है, उसमें अगर कमी आ रही है तो ये हमारे मरुस्थलीकरण के जल संबंधी सूचकांक माने जाते हैं। फिर हमारे मित्रों मृदा संबंधी सूचकांक, यानी मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी होना, मृदा जो अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन किन के द्वारा होता है, तीन तरीके से होता है। एक तो हमारा वायु के द्वारा अपर्दन होता है, जल के द्वारा होता है, और दूसरा हमारा जो चादरी अपर्दन होता है, मतलब एक तरीके से जो संपूर्ण ऊपर वाला जो भाग होता है वो बहाकर चला जाता है नदियों वगैरह से, तो वायु द्वारा अपर्दन के
माध्यम से हमारे जैसलमेर क्षेत्र में सर्वाधिक अपर्दन होता है। जल द्वारा अपर्दन के माध्यम से हमारे जो कोटा में सर्वाधिक होता है और चादरी अपर्दन हमारे सिरोही क्षेत्र में ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर मृदा में लवणता की वृद्धि, भू अवक्रमण यानी जो है हमारा मृदा में रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों इनकी अगर हम मात्रा में वृद्धि करते हैं, यानी जो हरित क्रांति वगैरह आती है उसके बाद जो रासायनिक और उर्वरक वगैरह कीटनाशक उनके हम ज़्यादा डालने लगते हैं हमारी ज़मीन में, भूमि में, यानी उसको पैदावार बढ़ाने के लिए, तो ये जो सारे के कहाँ पर जाते हैं, ये मृदा में ही रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो भूमि का अवनयन करने लगते हैं फिर। तो इस प्रकार मृदा संबंधी ये सूचकांक है। और फिर हम आगे देखते हैं जैविक सूचकांक कौन कौन से। तो धरातली जो जीव समुदाय होता है उसमें कमी आती है, प्राकृतिक जो वनस्पति होती है उसमें कमी आती है, जो कुतरने वाले जो जीव होते हैं जैसे कि कृंतक जीव यानी चूहे वगैरह इनमें यहाँ पर वृद्धि होती है, खरपतवार में वृद्धि होती है। तो ये हमारे जैविक सूचक हैं। और मानवीय सूचकों की मैं बात करूँ तो मित्रों अति पशुचारण हो गया, वनोन्मूलन हो गया, वनों का विनाश हो गया, जनसंख्या की वृद्धि होगी, ये हमारे क्या है मानवीय सूचकांक है। तो इस प्रकार हमने बात की मरुस्थल के सूचकांकों के बारे में। फिर हम देखते हैं कि मरुस्थल के कारण कौन कौन से। तो वही कारण है कि भाई वनोन्मूलन हो रहा है, अति पशुचारण हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जल स्तर में गिरावट, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, निरंतर जो है सूखा एवं अकाल, मृदा अपर्दन, परंपरागत जो कृषि पद्धति में जो है वो डरा लेकर के चलना, क्योंकि जो है नवीन कोई तकनीक विकसित नहीं कर पा रहे हो। तो परंपरागत कृषि तकनीक आपको पता है कि किस प्रकार की जाती है, तो उसकी वजह से जो है ज़्यादा मरुस्थल की दशा का विकास होता है। सेम की समस्या, जो दलदली भूमि होती है उसकी वजह से जो लवणता में वृद्धि हो जाती है, भू अवक्रमण, लवणीयता, क्षारीयता की समस्या, तापमान में वृद्धि, तो ये सारे मरुस्थलीकरण के क्या मित्रों कारण है। और इस प्रकार हमने मरुस्थलीकरण के सूचक देखे, मरुस्थलीकरण के कारण देखे। अब हम मित्रों देख लेते हैं भाई मरुस्थलीकरण से क्या प्रभाव होगा, ठीक है, क्या प्रभाव होता हमारा मरुस्थलीकरण से, तो उसका भी हम चर्चा कर लेते। देखिए तो मरुस्थलीकरण के प्रभावों की मैं बात करूं मित्रों, तो इसमें जो है देखिए पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा अगर कुछ क्षेत्र में मरुस्थलीकरण का प्रभाव मतलब विस्तार हो जाता है, फिर उस क्षेत्र में हमें क्या क्या अंतर देखने को मिलेंगे, परिणाम क्या क्या देखने को मिलेंगे। देखिए पर्यावरणीय प्रभाव, मृदा अपर्दन, प्रजातियों का विनाश, वनस्पति विनाश, ग्लोबल वार्मिंग, भूमि की कमी, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, जनसंख्या दबाव, लवणीयता में वृद्धि, मरुस्थलीय विस्तार। और सामाजिक प्रभाव देखिए संस्कृति का विनाश हो जाएगा, उस क्षेत्र की भूखमरी आ जाएगी, स्वच्छ पानी की कमी हो जाएगी, बीमारियां फैलेगी, पलायन होगा वहां से, तो ये सामाजिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव देखें तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, विषमता व गरीबी में वृद्धि होगी, आयात में वृद्धि होगी, आयात में वृद्धि होगी, निर्यात में कमी होगी। राजनीतिक प्रभाव देखेंगे तो उस क्षेत्र की जो राज्य सरकार है वो अन्य क्षेत्रों से अन्य सरकारों से ऋण लेंगे, अन्य संगठनों से ऋण लेंगे, इस प्रकार उनके ऋण में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वहां से इतनी पैदावार नहीं होगी। भाई मरुस्थलीकरण की दशा विकसित हो जाएगी तो फिर कृषि पैदावार कम होगी, और कृषि पैदावार कम हुई तो कृषि पर आधारित जो उद्योग है वो ठप हो जाएंगे, लघु कुटीर उद्योग, उनको जो है जो कच्चा माल होता है वो उनकी आपूर्ति कम हो जाएगी। तो मरुस्थलीकरण प्रभाव जो है हमें बहुत ही जो है भयानक होते हैं, ठीक है मित्रों। तो मरुस्थलीकरण के कारण देखे, प्रभाव देखे, ये जो टॉपिक होता है ना प्रभाव कारण, ये हमें पता होता है, ये इनको हम एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आता। अब हम आंकड़ों पर आते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हाँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑथेंटिक आंकड़ों के बारे में जो आपको पता ही होने चाहिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेंगे। किस प्रकार इसरो ने जो है 2016 में एक रिपोर्ट जारी की थी, राष्ट्रीय रिपोर्ट, जो डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एटलस नामक ये रिपोर्ट थी। यानी डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण और लैंड डिग्रेडेशन यानी जो भूमि क्षरण होता है, जो भूमि निम्नीकरण होता है, उसका एटलस यानी उसमें हमारे जो मानचित्रण, जैसे कि हम जानते हैं कि सैटेलाइट वगैरह इसरो के काम कर रहे हैं ऊपर, तो उन सैटेलाइटों के माध्यम से जो चित्रों के माध्यम से जो पता लगाए गए हैं जो भूमि डिग्रेडेशन का, हमारे डेजर्टिफिकेशन का, उसके आधार पर जो एटलस तैयार किया था इसरो ने इंडिया का, वो उसने 2016 में प्रकाशित की थी। अब उसके अनुसार मित्रों एक तो हमारा 2011-13 का आंकड़ा बताया जा रहा है और दूसरा 2003-5 का बताया जा रहा है, क्योंकि मित्रों ये जो आंकड़े होते हैं ना, ये डेजर्टिफिकेशन वगैरह का, इनका ऐसा नहीं कि हर साल में 2-3 साल में निकाले जाते हैं, नहीं, ये बहुत ही कठिन काम होता है। ये सैटेलाइट वगैरह इनकी मदद से ये जारी होते हैं, तो इनमें काफी टाइम लगता है डिकोड वगैरह करने में, ठीक है ना। तो 2011-13 हम देखें भारत में कितनी डेजर्टिफिकेशन हुआ और हमारे राजस्थान में कितना हुआ, ठीक है ना, कितना था 2003-5 में, कितना था 2011-13 में, कितना था, कितनी वृद्धि हुई है भारत में, कितनी वृद्धि हुई है राजस्थान में, कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए भारत में 2011-13 में 96.40 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर क्षरण की प्रक्रिया जारी थी। कितनी? 96.40 मिलियन हेक्टेयर पर डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन जो प्रक्रिया वो जारी थी। कितने पर? 96.40 मिलियन हेक्टेयर पर, यानी 9 करोड़ 64 लाख हेक्टेयर
पर, कितने 9 करोड़ 64 लाख हेक्टेयर जमीन पर भारत की। और आप पता है पूरा भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो लगभग भारत का हमारा है लगभग 328 यानी 328 मिलियन हेक्टेयर लगभग हमारा भारत का टोटल क्षेत्रफल है जियोग्राफिकल, जिसको हम 32 करोड़ मानते हैं। तो उसके 9 करोड़ में से मतलब 32 के 9 करोड़ क्षेत्रफल पर क्या है मित्रों, हमारा लगभग 10 करोड़ मान लीजिए कि वहां पर डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन की प्रक्रिया जारी है 96.40 मिलियन हेक्टेयर पर। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना होगा, जो 29.3 होगा, लगभग 30% होगा, 29.3 होगा। 2003-05 में मित्रों 94.53 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर जो है डिग्रेडेशन की प्रक्रिया जारी थी। कितने पर, 94.53 मिलियन हेक्टेयर पर मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया जारी थी। ठीक है, 2011-13 में 96.40 और 2003-05 में 94.53, 96.40 और 94.53। कितनी कमी हुई है देखिए 2011-13 में, तो कमी हुई है मित्रों नहीं कमी नहीं, वृद्धि होगी। कमी क्या होगी इसमें, तो वृद्धि होगी। तो 1.47 मिलियन हेक्टेयर की यहाँ पर वृद्धि हुई, यानी 10 लाख जो है हेक्टेयर जमीन में यहाँ पर वृद्धि हुई है। किसके तुलना में, 2003-05 की तुलना में 2011-13 में। ठीक है, 94.53 था, 94.53 तो हमारा था 2003-05 में, और 2011-13 में 1.87 मिलियन हेक्टेयर बढ़ करके 96.40 हो गया, और वृद्धि हुई है 0.57% की। कितनी हुई है, 0.57% की। 2003-05 में टोटल जमीन पर था हमारे 28.76, यानी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.76 था, और 2011-13 में था 29.3। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है 0.57 की। जो 2011-13 में 96.40 और 2003-05 में 94.53, वृद्धि हुई है 1.87, वृद्धि हुई है 0.57% की। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखिए मरुस्थलीकरण के लिए सबसे जिम्मेदार कारक कौन कौन से, तो सबसे बड़ा अगर भारत की दृष्टि से देखूं मित्रों तो वो है हमारा जल है, और अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में देखूंगा वो हमारा वायु होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा ये अंतर है कि पूरे भारत में तो जल के द्वारा ज्यादा शरण होता है। क्यों, आपको पता है कि ये जो वायु शरण है ये हमें केवल हमारे देश के उत्तर पश्चिमी भाग यानी राजस्थान पंजाब वगैरह ये एरिया में देखने को मिलता है। बाकी क्षेत्र जैसे कि यूपी हो गया, अगर हम साउथ इंडिया में जाए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उधर हम जाए नॉर्थ ईस्ट में, असम, मेघालय, वहां पर वर्षा अधिक होती है, उसकी वजह से जल शरण ज्यादा होता है। ठीक है ना, वहां पर वर्षा अधिक होती है तो वहां पर जल शरण ज्यादा होगा। इस प्रकार पूरे भारत में बात करूं तो जल शरण जो है यहाँ पर सर्वाधिक जिम्मेदार कारक है मरुस्थलीकरण के लिए, जो 10.98% का अपना योगदान देता है। किसमें, 29.3% पे, यानी 29.30% के हमारे 10.58 जो है वो हमारा केवल जल ले लेता है। फिर वनस्पति शरण की बात करूं तो 9.91, कितना, 9.91। फिर वायु शरण आता है 5.55। आपको केवल याद ये रखना है कि 2011-13 में भारत में जो है 96.40 मिलियन हेक्टेयर पर जो है मरुस्थलीकरण था। 2003-05 में 94.53 मिलियन हेक्टेयर पर मरुस्थलीकरण था। 2003-05 की तुलना में 2011-12 में वृद्धि हुई है, मतलब 2011-13 में वृद्धि हुई है 1.87 मिलियन हेक्टेयर की, जो 0.57% है। फिर बात करें कि भारत में मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार कारक है हमारे जल है, उसके बाद हमारा है वनस्पति है, वनस्पति शरण यानी वनस्पति का जो विनाश हो रहा है उसकी वजह से मरुस्थलीकरण हो रहा है, और फिर तीसरा हमारा जल है। ठीक है, जल, वनस्पति और वायु, जल वनस्पति वायु, जल वनस्पति वायु, जल वनस्पति वायु, और राजस्थान में हम रटेंगे वायु वनस्पति जल, उल्टा हो जाएगा, वायु वनस्पति जल। ठीक है ना, वायु वनस्पति जल, राजस्थान में इसका उल्टा कर देंगे वायु वनस्पति जल, और भारत में इसका उल्टा हो जाए जल वनस्पति वायु। ठीक है, और फिर लवणता के भी आता है और मानव निर्मित बसावट का आता है, जो आपको याद नहीं रखता है, एग्जाम में ऐसा इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है मित्रों राजस्थान के संदर्भ में एटलस क्या कहता है, तो राजस्थान में मित्रों जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक मरुस्थलीकरण भूमि निम्नीकरण का क्षेत्र है, हम राजस्थान है। इस प्रकार राजस्थान है, और इस प्रकार हमारा मैं मैप बना लेता हूं राजस्थान भारत का।
कुछ इस प्रकार का हमारा भारत है। तो भारत के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल पर, यानी टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल में हमने देखा था 96.40 मिलियन हेक्टेयर पर 2011-13 में मरुस्थलीकरण था। अब 96.40 का जो मैं बात करूं, उसमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है मित्रों, वो है हमारा कहां पर, वो है हमारा राजस्थान में। राजस्थान में कितना है? राजस्थान में है 2,15,26,512 हेक्टेयर, यानी लगभग 21 मिलियन हेक्टेयर। यानी 96 में से 21 आप घटा दोगे ना, 21, वो हमारा कहां पर है? राजस्थान में। तो इस प्रकार भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक मरुस्थलीकरण, भूमि निम्नीकरण का क्षेत्र हमारा राजस्थान है। क्यों? क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और मैं बात करूं राज्य क्षेत्रफल की तुलना में दूसरा, यानी राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल पर हमारा, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 62.90 क्षेत्रफल पर क्या है? मरुस्थलीकरण है। 62.90 क्षेत्रफल क्या है? मरुस्थलीकरण या फिर भूमि निम्नीकरण है। लेकिन एक अन्य राज्य ऐसा है जहां पर उसके कुल क्षेत्रफल में राजस्थान की तुलना में सर्वाधिक भूमि निम्नीकरण है। हालांकि वो राजस्थान से छोटा जिला है, मतलब छोटा राज्य है, इसकी वजह से वहां पर जो है भौगोलिक क्षेत्रफल तो कम आया है भूमि निम्नीकरण का, लेकिन वहां पर कुल राज्य के क्षेत्रफल की तुलना में वहां पर ज्यादा आया है। यानी राजस्थान अगर मैं आपको ब्रीफ में समझाऊं तो राजस्थान में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक मरुस्थलीकरण, भूमि निम्नीकरण का क्षेत्र है, और राज्य क्षेत्रफल की तुलना में इसका दूसरा स्थान है। यानी टोटल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाई उसके भूभाग पर हमारा भूमि निम्नीकरण है, वो राजस्थान में दूसरे स्थान पर है उसमें। और टोटल अगर मैं ओवरऑल की बात करूं कि भाई राजस्थान में कितना क्षेत्रफल पर भूमि निम्नीकरण है, उस मामले में हमारा राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो देखिए राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 2011-13 में यहाँ पर 62.90% था, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 62.90% पर, यानी 2,15,26,512 हेक्टेयर पर क्या है? मरुस्थलीकरण है। आप जानते हैं कि राजस्थान का टोटल कितना क्षेत्रफल है? तो 34 मिलियन हमारा टोटल राजस्थान का हेक्टेयर क्षेत्र है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। उसके 21 मिलियन पर तो हमारे क्या है? मरुस्थलीकरण है, यानी 62.90% पर मरुस्थलीकरण है। 2011-13 में 2003-05 की तुलना में कमी कितनी हुई है मित्रों? तो 0.29% की कमी हुई। तो मित्रों जो है 2011-13 में हमारे 2011-13 में 2003-05 की तुलना में कितनी कमी हुई है? तो 0.29% की यहाँ पर कमी हुई है, ठीक है ना। भारत में तो ओवरऑल बढ़ा है, कितना बढ़ा है? भारत में 1.87 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा है और 0.57% की वृद्धि हुई है। लेकिन राजस्थान की तुलना में बात करूं तो राजस्थान में हमारे मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कम हुई है। कितनी कम हुई है? तो 0.29 कम हुई है। अभी बात करें तो 200 लगभग, मतलब एक तरीके से बात करें तो 2,15,00,000 है। कितना है? 2,15,00,000 हेक्टेयर भूमि पर हमारा राजस्थान में मरुस्थलीकरण है। 2011-13 की बात करें तो 2003-05 में हमारे ओवरऑल था मित्रों, कितना था? ओवरऑल था 2,16,00,000। कितना था? 2,16,00,000 हेक्टेयर जमीन पर मरुस्थलीकरण था 2003-05 में। और 2011-13 में बात करें तो 2,15,00,000 हो गए। इस प्रकार जो कमी हुई है 0.29% की कमी हुई है राज्य में मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने में। पहले तो हमने देखा था भारत में देखा था तो वहां पर जल का वहां पर योगदान सर्वाधिक था, और जल की बात करें तो 10.98% था। और फिर वनस्पति का अध्ययन किया था, और फिर हमने वायु जो है वो शरण उसका तीसरे स्थान था। लेकिन तो मित्रों जो है राजस्थान में अगर बात करें मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने में तो वायु शरण की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में किसकी थी? भारत में जल की थी, उसके बाद वनस्पति शरण और उसके बाद वायु की थी। लेकिन राजस्थान में वायु सर्वप्रथम आता है, और 44.41 जो प्रतिशत है वो हमारा किससे प्रभावित है? वो हमारा वायु शरण से प्रभावित है। लगभग 1,51,00,000। कितना? 2,15,00,000 में से 1,51,00,000, यानी 62.90% में से 44.41% हमारा किससे प्रभावित मित्रों? वायु शरण से प्रभावित है। और लेकिन 2003-05 की तुलना में 2011-13 में वायु शरण प्रभावित क्षेत्र में कमी आई है। कितनी आई है? ये सब कुछ काजरी ने जो काम किया उसकी वजह से हमें ये परिणाम देखने को मिले। काजरी ने जो ग्रीन बेल्ट यहाँ पर विकसित की, पेड़ पौधों को लगाने में अन्य संगठनों ने जो भूमिका निभाई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए, उनका ये परिणाम देखने को मिला कि 2003-05 की तुलना में 2011-13 में जो है 1,34,180 हेक्टेयर में कमी आई है। किसके?
वायु शरण प्रभावित क्षेत्र में। 62.90% पर राजस्थान के टोटल में मरुस्थलीकरण है, यानी 2,15,00,000 हेक्टेयर पर। 2003-05 में था 2,16,00,000, 0.29% की कमी हुई है। 2011-13 में वायु यहाँ पर सर्वप्रथम आता है योगदान मरुस्थलीकरण में, और फिर आता वनस्पति शरण का, फिर आता हमारा जल शरण का। और भारत की देख है तो जल शरण पहले पर आएगा, वनस्पति शरण दूसरे पर आएगा, और वायु शरण वहां पर प्रथम तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, तो ये हमने आंकड़े देख लिए हमारा इसरो एटलस से, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा यहां से। फिर है मित्रों हमारे एक ICAR है, यानी जो हमारा भारतीय एग्रीकल्चर जो है कृषि अनुसंधान जो परिषद है, जो हमारे उसके द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए जाते हैं। उसने 2010 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी मित्रों। उसके अनुसार जो है उसने अलग अलग जो संगठन होते हैं, जैसे कि नेशनल वेस्टलैंड बोर्ड हो गया, और भी अन्य जो है NGO वगैरह थे, पर्यावरण के संदर्भ में मौसम विभाग था, जो भी मतलब अन्य लोग जो भूमि निम्नीकरण मरुस्थलीकरण के बारे में आंकड़े वगैरह जारी करते हैं, उन सभी आंकड़ों को उसने एक पुस्तक में डाला था, एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया था। तो उसने ICAR ने यह बताया था कि भारत के ओवरऑल जो क्षेत्र हैं उसके एक मतलब 18 करोड़ जो है ना, ये भाग हमारे 187.7 मिलियन हेक्टेयर जो है ये भूमि है, ये हमारे भारत में भूमिह्रास से पीड़ित है, यानी किसी न किसी रूप में ये पीड़ित है। उसने ये नहीं बताया था कि भाई यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन का विस्तार और यहाँ पर मरुस्थलीकरण का विस्तार और नहीं, उसने कहा कि ये किसी न किसी रूप में भूमिह्रास से पीड़ित है। कितना? 187.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि। अब इतना हमने अध्ययन तो कर लिया कि भाई इसरो ने तो ये कहा कि भाई 96.40 जो मिलियन हेक्टेयर है यहाँ पर राजस्थान भारत में जो है डेजर्टिफिकेशन है, यानी मरुस्थलीकरण है। लेकिन ICAR ने 2010 में ये कहा था कि भाई 1994 में जो है यहाँ पर भैया 1994 के अनुसार, ठीक है ना, 1994 में कितनी थी, तो 187.7 जो मिलियन हेक्टेयर है वो हमारा भूमिह्रास किसी न किसी रूप से भूमिह्रास से पीड़ित है। मतलब अलग अलग उसने कारण बताए थे। और फिर बात करें तो उसने कहा था भाई देश का लगभग 57.1, राज्य नहीं होगा यहाँ पर देश होगा, देश का 57.1%, यानी हम जानते हैं कि भारत का टोटल कितना क्षेत्रफल है, तो भारत का 382.7 मिलियन है, उसमें से 187.7 मिलियन जो है हमारा भूमिह्रास से पीड़ित है, यानी 57.1% यहाँ पर भूमिह्रास से पीड़ित है। मित्रों एक नेशनल वेस्टलैंड बोर्ड है, जिसको हम बंजर भूमि के बारे में जब हम चर्चा करूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तो उसमें आपको बताऊंगा कि 123 मिलियन जो हेक्टेयर ना वो वेस्टलैंड है। किसके अनुसार? नेशनल वेस्टलैंड बोर्ड के अनुसार, जो 2001-2 में उसने ये बताया था आंकड़ा 123 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, अब बात करें ICAR के अनुसार राजस्थान में कितना भूमि अवनयन है, तो राजस्थान में उसने बताया 20.4 मिलियन हेक्टेयर बताया। कितना बताया? जितना इसरो बता रहा है ना कि भाई 2,15,00,000 हेक्टेयर, उतने हमारा लगभग 2,04,000 समथिंग ये बता रहा है। कौन? 2,04,00,000 समथिंग हमारा ICAR बता रहा है कि राजस्थान में इतना कुल भूमि अवनयन है, यानी भूमि निम्नीकरण हुआ है। राजस्थान में मित्रों सर्वाधिक जो वनों का विनाश हुआ वो सर्वाधिक हुआ 1975 से लेकर के 1982 के बीच। कब हुआ? 1975 से लेकर के 1982 के बीच। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो ने 2007 में एक एटलस जारी किया था, और उस एटलस के अनुसार राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र था 67%। ये आंकड़ा उसने बताया था मित्रों 2003-05 से भी पहले का, जो 67% था। ठीक है ना, और अब यहाँ पर कितना था? अब हमारा 62.90 आपको ओवरऑल याद रखना। ये तो हमारा टोटल यहाँ पर मरुस्थलीकरण है, यानी ऑथेंटिक मरुस्थलीकरण है। यानी इसरो ने कहा कि भाई यहाँ तो है और भी अन्य क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण हो रहा है, जैसे कि अजमेर हो गया, राजसमंद वगैरह, राजस्थान के और भी हिस्सों में मरुस्थलीकरण हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पर एटलस ने 2007 में उसने शामिल किया था, और 67% उस समय बताया था। मतलब ओवरऑल राजस्थान में जितना भी भूमि अवनीकरण निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है ना, ये तो उसने बताया था कि भाई टोटल कितना है, अभी 62.90% तो है। ठीक है, और 17 जून हमने देखा था कि भाई यहाँ पर मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए दिवस मनाया जाता है। और फिर मैं एक और बात करूं मित्रों कि भाई देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में मरुस्थलीकरण की समस्या अधिक गंभीर हम जानते हैं, जिसमें थार रेगिस्तान के भारतीय क्षेत्र के साथ ही देश का सबसे गर्म शुष्क जोन भी यहाँ पर है, हम जानते हैं। और राजस्थान में जो है देश के कुल शुष्क क्षेत्र यानी 32 मिलियन हेक्टेयर बताया जा रहा था उस समय, देश का कुल शुष्क क्षेत्र यानी सूखा हुआ क्षेत्र है, उसमें सबसे अधिक हिस्सा जो है 20.8 मिलियन या फिर 62% हमारा राजस्थान में आता है। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है, मतलब रखिए, या फिर इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग संस्था अलग अलग देती हैं, तो हमें ऑथेंटिक डाटा याद करना। एक तो हमारे इसरो एटलस याद रखनी है राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। ठीक है, फिर हमें जो है विश्व के संदर्भ में कुछ आंकड़े याद रखने हैं, 1.30 करोड़ वगैरह, 12 मिलियन वगैरह, वो आंकड़ा याद रखना है। फिर हमें ICAR का आंकड़ा याद रखना है, 187.7 मिलियन जो है 57.1% देश का है, और फिर यहाँ पर 20.4 मिलियन है ICAR के अनुसार राजस्थान भूमि निम्नीकरण। ठीक है, ये आंकड़ा हमें याद रखना है। ठीक है मित्रों, यही हमें केवल मरुस्थलीकरण में पूछेगा। तो
तो ये हमने आंकड़ों के बारे में चर्चा कर ली है। आगे हम जो है कल क्लास लेंगे और उस क्लास में हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य भी योजना जो सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण इन सभी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो है 2030 तक जो है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का भारत जो है लक्ष्य रखा था। शायद मैंने ये आपको नहीं बताया ना, वो मैंने 2030 तक वो मैंने उसका बताया था, वन चुनौती को स्वीकार करने का। तो ये भी आप याद कर लीजिए कि भाई भारत 2030 तक जो है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है उसको ये प्राप्त करेगा। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होती है? तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिससे जो है भूमि संसाधनों की मात्रा, गुणवत्ता ये स्थिर रहती है, पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसके कार्य और सेवाओं का समर्थन होता है, और फिर जो खाद्य जो सुरक्षा होती है वो यहाँ पर जो है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में हम प्राप्त करते हैं। तो ये स्थानिक पैमानों पर स्थिर रहते हैं, यहाँ पर जो उनमें वृद्धि होती रहती है, तो इसमें घटता नहीं है या फिर उतार चढ़ाव नहीं होता है, मतलब मात्राओं की गुणवत्ता वगैरह में ये स्थिर रहता है, यानी भूमि संसाधन की वहाँ पर मात्रा, गुणवत्ता रहती है, पारिस्थितिक जो तंत्र होता है वो अच्छी तरीके से कार्य करता है, जो खाद्य सुरक्षा होती है वहाँ पर वो बनी रहती है। ठीक है मित्रों, तो 1952 में जो है सिम्पोसिया ऑन इंडियन डेजर्ट का आयोजन किया गया था। तो ये हम अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम वगैरह उससे संबंधित है। तो ये आज हमने आंकड़े देखे, आज हमने मरुस्थलीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ा, राजस्थान में किस प्रकार मरुस्थलीकरण हुआ, विश्व में किस प्रकार हुआ, मरुस्थलीकरण का सूचक देखे, प्रभाव देखा, सूखा व अकाल के बारे में चर्चा की। ठीक है, मानसून के बारे में देखा। तो अब हम आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।